तो आज जो मैं सीरीज लेकर के आया हूँ वो एक साइंस फिक्शन सीरीज है और इस सीरीज की कहानी न्यूक्लियर वॉर के बाद के समय को दिखाती है। देखेंगे कि कैसे लोग रह रहे हैं वो भी 200 साल के बाद, जब पूरे दुनिया में रेडिएशन फैल गया है और इंसान जमीन के अंदर एक बड़े से बंकर में रहने लगते हैं। लेकिन बाहर की दुनिया आखिर कैसी है? क्या सभी आदमखोर बन चुके हैं? रेडिएशन की वजह से क्या अभी भी वो लोग जिंदा हैं? यही देखेंगे आज की स्टोरी में, जो है हाल ही में Amazon प्राइम वीडियो पे रिलीज हुई एक साइंस फिक्शन सीरीज फॉल आउट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। कहानी की शुरुआत होती है बर्थडे पार्टी से और वहाँ हम इस सीरीज के मेन कैरेक्टर कूपर हार्वर्ड को देखते हैं। तो वहाँ पर मेहमान टीवी पर आने वाले न्यूक्लियर वॉर के बारे में खबर सुन रहे थे। कूपर, जिसका आज जन्मदिन था, उसके साथ फोटो खिंचवाता है, लेकिन जो आदमी फोटो खींच रहा था बॉब, उसे कूपर बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो वो कूपर से कहता है पोज करने के लिए, वो भी अंगूठा उठाकर, और ये पोज कूपर का काफी फेमस है। लेकिन कूपर बच्चों के सामने वो पोज करने से मना कर देता है। जिसका आज जन्मदिन था अपना बर्थडे केक काटता है और बच्चे लोग टीवी ऑन करके बैठ जाते हैं, जिसमें वो लोग कार्टून देखने लगते हैं। कूपर की बेटी जेनी पूछती है कि आपने वो पोज क्यों नहीं किया? तो वो कहता है कि वो सिर्फ बड़ों के लिए है। फिर वो अपनी बेटी को बताने लगता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब कभी भी गिराया जा सकता है और तुम देखना, अगर धुएं का बादल तुम्हारे अंगूठे से छोटा हो तो पहाड़ की तरफ भाग जाना, लेकिन अगर अंगूठे से बड़ा हो तो भागने का कोई फायदा नहीं है। सभी पार्टी करने में बिजी थे तो तभी न्यूक्लियर बॉम्ब डिटोनेट कर दिया जाता है और जेनी अपने पापा से कहती है कि पापा, मेरा अंगूठा तो छोटा पड़ गया। और वो उस न्यूक्लियर ब्लास्ट को देखकर हक्का बक्का रह गया था और उसके झटके से हर कोई हिल जाता है। फिर सभी लोग वहां से भागने लगते हैं और हम देखते हैं कि शहर के अलग अलग हिस्सों में कई जगह न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया जा रहा था। जिसका डर था कि न्यूक्लियर वॉर नहीं होगा, वो आखिरकार हो ही गया। कहानी चली जाती है 219 साल के बाद और वहाँ हम एक और मेन कैरेक्टर लूसी मैकलीन नाम की एक लड़की को देखते हैं। वो अंडरग्राउंड में वॉल्ट नंबर 33 में रहती है और वो अपने बारे में बता रही थी कि वो हर काम करने में एक्सपर्ट है, चाहे वो इक्विपमेंट ठीक करना हो, साइंस हो, शूटिंग हो, सब कुछ। जबकि उसका भाई नॉर्म इन सब में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं लगता। वो ये सब कुछ बता रही थी काउंसिल मेंबर को, क्योंकि वॉल्ट नंबर 32 के ट्रिनियल ट्रेड में पार्टिसिपेट वो करना चाहती थी। ये ट्रेड असली में शादी है। काउंसिल मेंबर उसे ट्रेड में पार्टिसिपेट करने की परमिशन दे देते हैं, जिससे वो खुश हो जाती है और उसी इवेंट के लिए तैयारी हो रही थी जहां वो अपने फ्यूचर हस्बैंड से मिलेगी। लूसी बहुत ज्यादा खुश थी और वो बाहर आकर अपने डैड हैंक से मिलती है, जो उस वॉल्ट के ओवरसीयर हैं, मतलब एक तरह से हेड हैं। वो भी तैयारी में लगे हुए थे। ये सब देखकर लग रहा होगा कि ये अर्थ के सरफेस पर हो रहा है, लेकिन ये सरफेस नहीं, बल्कि जैसे मैंने कहा अंडरग्राउंड में है। ये जो कुछ भी है ये सब कुछ प्रोजेक्टर से प्रोजेक्ट किया जा रहा था। खैर, लूसी अपने पापा को गले लगाती है, जो उससे कहते हैं कि तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। इसके बाद वो सभी वॉल्ट 32 के गेट के पास आ जाते हैं और जब लूसी का कजन चैट दरवाजा खोलने के लिए बटन दबाता है तो दरवाजा नहीं खुलता। मगर लूसी उसे समझाती है कि अब हम बड़े हो गए हैं, हमें भी आगे बढ़ना होगा, कब तक हम भाई बहन आपस में खेलते रहेंगे। उसके बाद वो बटन दबाता है और वॉल्ट 32 का दरवाजा खुल जाता है। वो लोग अपने पड़ोसी वॉल्ट 32 के लोगों को देखकर काफी खुश थे और दोनों वॉल्ट के ओवरसीयर हैंक और ली मोल्डावर आपस में मिलते हैं और देखते हैं कि ये दोनों ही आपस में अपने अपने लोगों के लिए ट्रेड करते हैं। हैंक वॉल्ट 32 के लोगों को अपनी तरफ से फसल ऑफर करता है, दूसरी तरफ वो लोग अपने तरफ से मॉन्टी ऑफर करते हैं, जिससे लूसी की शादी हो जाती है। फिर सभी लोग पार्टी में एंजॉय कर रहे थे और लूसी अपने पति से पूछती है कि तुम्हारा स्पर्म काउंट क्या है, क्योंकि वंश आगे बढ़ाने के लिए ये बहुत जरूरी है। मगर उसकी दोस्त स्टेफनी उसे कहती है बस भी करो। हैंक वहाँ स्पीच देता है और अपनी खुशी जाहिर करता है कि उसकी आज बेटी की शादी हो गई। वो ये भी कहने लगता है कि ऊपर का रेडिएशन समय के साथ कम हो रहा है और हो सकता है कि आने वाली पीढ़ी ऊपर जा सकती है। 200 साल हो चुके हैं, पता नहीं ऊपर क्या हो रहा होगा। ऊपर जो कोई भी रह रहे हैं अब उन्हें हमें बदलना पड़ेगा, लेकिन डर हमेशा लगा रहता है कहीं उन्हें बदलने में हम ना बदल जाएं। अब स्पीच देने के बाद वो सभी वहाँ पर डांस करने लगते हैं और मॉन्टी अपना नया घर देखना चाहता था। फिर जैसे ही लूसी और मॉन्टी अपने कमरे में आते हैं, वहाँ वो लोग सेक्स करने लगते हैं। लूसी का भाई नॉर्म वहाँ पर फसलों को देखता है जो पूरी तरह से सूख चुका था और इसी के कारण वॉल्ट 32 में कई लोग भी मर चुके हैं। इसी वजह से उनकी वॉल्ट 33 से मांग थी कि उन्हें फसल चाहिए। मगर जब वो और अंदर जाता है तो उन्हें वहाँ पर सब कुछ बिखरा हुआ नजर आता है और उसे वहाँ पर पुराना ओवरसीयर मरा हुआ मिलता है। ये देखकर नॉर्म डर के मारे वहाँ से भाग जाता है और बाहर से कुछ आवाज सुनने के बाद लूसी की नींद खुल जाती है और वो बंदूक की आवाज सुन रही थी, जिसके तुरंत बाद मॉन्टी और लूसी के बीच लड़ाई हो जाती है, क्योंकि मॉन्टी ऊपर से आया है, ऊपर मतलब सरफेस से, और वो लोग रेडर्स हैं। मॉन्टी लूसी के पेट में चाकू घुसा देता है, लेकिन लूसी किसी तरह मॉन्टी को उसके चेहरे पर वार करके उसे वहीं गिरा देती है। वो अपने शरीर में एक इंजेक्शन इंजेक्ट करती है और उसके बाद वो बाहर निकलती है और वो एक डेड बॉडी को देखती है, जिसके बाद वो एक बंदूक लेकर अपने पिता को ढूंढने के लिए आगे निकलती है, लेकिन हर जगह कत्लेआम मचा हुआ था। रेडर्स वॉल्ट के लोगों को मार रहे थे। काउंसिल मेंबर वुडी वो भी अपनी जान बचाकर भाग रहा था। लूसी की दोस्त स्टेफनी के हस्बैंड को भी रेडर्स ने मार डाला। इसके बाद वो भी सभी से जान लगाकर लड़ने लगती है। चैट को मारने के लिए एक रेडर
रेडर आता है उसके सामने, लेकिन वो गेट के बीच फंस जाता है और उस रेडर का शरीर कट जाता है। लूसी अपने भाई को भी बचाती है और उसे बंकर में बंद कर देती है। मोंटी अभी भी जिंदा था, भले ही उसका चेहरा पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। वो लूसी को मारने के लिए आता है, लेकिन हैंक अपनी बेटी को बचा लेता है और मोंटी को मार डालता है। लड़ाई खत्म होने के बाद देखते हैं कि रेडर्स ने वॉल्ट 33 के बचे हुए कुछ लोगों को बंदी बना लिया था। मोल्डा वेयर जो उन सभी रेडर्स की सरदारनी थी, वो हैंक से कहती है कि तुमने सभी लोगों को अपना गुलाम बना लिया, अब तुम बताओ तुम किसे बचाओगे, अपनी बेटी को या इन लोगों को। हैंक अपनी बेटी की जान बचाने के खातिर उसे कमरे में बंद कर देता है और रेडर्स हैंक को बेहोश कर देते हैं। मोल्डा वेयर लूसी से कहती है कि तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह दिखती हो। वो पूछती है कि तुम मेरे पापा को कहाँ लेकर जा रही हो। मोल्डा वेयर कहती है बाहर की दुनिया में, तुम्हें भी वहाँ आना चाहिए। वॉल्ट 33 के लोग तुरंत वहाँ से भागते हैं और तभी वहाँ पर एक डिवाइस ब्लास्ट हो जाता है। इसके बाद हम एक और मेन कैरेक्टर मैक्सिमस से मिलते हैं जो कि सरफेस पर रहता है और वो कुछ लोगों से लड़ाई कर रहा था। तभी उससे मिलने के लिए डेन नाम की लड़की आती है और यहाँ हम जान पाते हैं कि वो लोग ब्रदरहुड ऑफ स्टील नाम के आर्मी का हिस्सा हैं। ब्रदरहुड ऑफ स्टील एक मीटिंग कर रहे होते हैं जहाँ पता चलता है कि वो लोग उजड़े हुए इलाकों को ढाल की तरह बचाते हैं और वो सभी लोग स्क्वायर बनने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उसके लिए उन्हें जंग से पहले की टेक्नोलॉजी को समझना पड़ेगा। उनका टीचर फिलिक्स मैक्सिमस से सवाल पूछता है कि आखिर ये पुरानी चीज क्या है, मगर वो गलत जवाब देता है और उसे एक जोर की पड़ती है। फिर वो लोग बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि एक बड़ा सा जहाज आया हुआ था और उसमें से कुछ लोग बाहर निकलते हैं जो बहुत ही कूल सा सूट पहने हुए थे। डेन उन्हें देखकर कहती है सोचो अगर हर दिन ये सूट पहनना पड़े तो कैसा लगेगा। अब वो सभी लोग उन सोल्जर्स के ही स्क्वायर बनने की ट्रेनिंग ले रहे थे और वो लोग सोच रहे थे कि आखिर ये लोग यहाँ क्यों आए हैं। कुछ समय के बाद डैन मैक्सिमस को वही स्टील का सूट दिखाने के लिए ले जाती है, जिसे देखते ही मैक्सिमस अपने बचपन को याद करने लगता है जब उसने पहली बार किसी को देखा था ऐसा ही सूट पहने हुए जिसने उसकी जान बचाई थी। डेन को कुछ लोग बुलाने के लिए आते हैं और कुछ समय के बाद पता चलता है कि उसे प्रमोशन मिल गया, वो स्क्वायर बन गई है, जिससे सभी लोग बहुत खुश थे। मैक्सिमस थोड़ा सा उदास था क्योंकि ये डेन ही तो थी जो उसे बचाया करती थी जब बाकी के लोग उसे तंग किया करते थे। अगले दिन सभी ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि डेन जिसे पिछले ही दिन प्रमोट किया गया था वो दर्द में चिल्ला रही थी क्योंकि उसका पैर घायल हो गया था। उसके बूट में किसी ने ब्लेड डाल दिया था जिससे उसका पैर कट गया, लेकिन ऑफिसर्स को शक होता है इसके पीछे मैक्स है, इसलिए वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। वॉल्ट 33 के लोग वापस अपने जगह पहुंच जाते हैं जहां वो लोग मीटिंग करते हैं और लूसी सभी से कहती है कि वो अपने पापा को ढूंढने के लिए ऊपर जाना चाहती है, लेकिन काउंसिल मेंबर कह रहे होते हैं कि वो लोग कभी बाहर जाने का गेट नहीं खोलेंगे क्योंकि इससे वॉल्ट की हालत और भी बिगड़ सकती है। नॉर्म अपनी बहन से कहता है कोई फायदा नहीं, ये लोग हमारे डैड को नहीं ढूंढने निकलेंगे, इन्हें तो बस उनकी कुर्सी को हड़पना है। लूसी सदमे में थी कि उसी के लोग उसका साथ देने से मना कर रहे हैं। चैट नॉर्म लूसी की मदद करते हैं बाहर निकलने में और लूसी चैट से कहती है कि मेरे भाई का ख्याल रखना। चैट कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ, मगर लूसी उसे ट्रैंकुलाइज कर देती है और जाने से पहले वो अपने भाई को गले लगाती है। वादा करती है कि वो अपने डैड को घर लेकर जरूर आएगी। बाहर जाने का दरवाजा खुल जाता है और वहाँ कई लोग पहुंच जाते हैं जो मना करते हैं बाहर मत जाओ, मगर लूसी बाहर चली जाती है और बाहर आने के बाद वो भी शॉक में थी क्योंकि हर जगह मरे हुए लोग के कंकाल पड़े हुए थे और सामने उसे समंदर दिखता है। दूसरी तरफ हम मैक्स को देखते हैं जिससे उसके टीचर फिलिक्स पूछ रहे होते हैं कि हमने तुम्हें कितना कुछ दिया और बदले में तुमने अपनी ही साथी के साथ बुरा किया, बता दो कि तुम इस ब्रदरहुड में शामिल क्यों हुए हो। मैक्स कहता है कि वो उन लोगों को सबक सिखाना चाहता है जिन्होंने हमें तकलीफ दी। फिलिक्स उसे पूछता है डैन के साथ जो हुआ वो किसने किया। मैक्स कहता है मुझे नहीं पता, मगर फिलिक्स कहता है तुम्हारे दोस्तों को लगता है ये तुमने किया क्योंकि सिर्फ प्रमोशन उसे ही मिला, तुम्हें नहीं। टीचर उसे डांटते हैं कि हिंसा के जरिए हम उजाड़ वाले इलाकों में संतुलन बनाए रखते हैं, लेकिन अपने ही साथियों के बीच हिंसा करना ये कमजोरियों का निशान है। क्या तुम सच में कमजोर हो? मैक्स कहता है नहीं। अब वो कहता है मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और मुझे यहाँ रहने के लिए घर मिला और मैं अपने ही लोगों के लिए किसी भी हद तक जाऊंगा। इस वजह से मैक्स को डैन की जगह चुन लिया गया था। जब वो वापस टेंट में आता है तो डैन उसे कहती है कि अब मुंह मत लटकाओ, बस पैर में चोट ही तो लगी है, सुना है मेरे जगह तुम्हें चूज कर लिया गया है। मैक्स पूछता है क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ ये किसने किया। डैन कहती है शायद उन लोगों में से ही कोई एक होगा। इसके बाद मैक्स को शपथ दिलाई जाती है और उसके पीठ पर एक निशान बनाया जाता है। अब आखिरकार वो स्क्वायर बन गया था। अभी फिलिक्स स्टील के सभी लोगों से कह रहा था कि एनक्लेव से एक साइंटिस्ट भाग निकला है और उसके पास एक चीज है जो हमारे वजूद को खतरे में डाल रहा है। उनका मकसद है उस साइंटिस्ट को ढूंढना। उनको उस आदमी का तस्वीर दिखाया जाता है और उसके साथ एक कुत्ता भी है जो पहले मैक्स के साथ काम किया करते थे। अब मैक्स उनका भी सीनियर बन चुका है जिससे मैक्स को काफी अच्छा भी लगता है क्योंकि पहले यही लोग उसे बहुत पीटते थे। अपने पहले मिशन पर जाने की वजह से मैक्स बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। अब उस साइंटिस्ट के भागने की खबर कुछ डाकुओं को भी लग जाती है। हॉन्चो और स्लिम नाम के गुंडों को देखते हैं जो इस मिशन को पूरा करने के लिए किसी से मदद मांगने के लिए आए थे, जो अभी भी जमीन के अंदर रहता है। वो काफी खूंखार भी है, इसीलिए वो उसे पकड़ने के लिए एक मुर्गा लेकर आए थे। तभी उनके सामने गूल नाम का एक आदमी आता है और हम देखते हैं ये कोई और नहीं बल्कि कूपर हार्वर्ड है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, मगर ये 200 साल के बाद जिंदा कैसे है, ये बहुत बड़ा सवाल है। वो अपने सामने मुर्गे को देखता है और हॉन्चो गूल से कहता है कि तुम्हारे लिए हमें काम लेकर आए हैं, उस साइंटिस्ट को पकड़ना है जिसके बाद हमें बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। गूल काम करने के लिए नहीं मानता, जिसके बाद हॉन्चो और उसके बीच कहासुनी हो जाती है और आखिर में गूल उन तीनों को वहीं मार डालता है और मुर्गे को जिंदा छोड़कर चला जाता है।
अब इसके बाद हम कुछ साइंटिस्ट को देखते हैं जो कुत्तों के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, और जितने भी कुत्ते 10 आउंस से कम वजन के होते हैं वो लोग उस कुत्ते को जला देते हैं। विल्जिग नाम का एक साइंटिस्ट एक कुत्ते को लेकर जा रहा था, और वहाँ हम देखते हैं कि बहुत सारे कुत्तों को ट्रेनिंग दी जाती है, और वैसे ही विल्जिग अपने उस कुत्ते को ट्रेन करने लगता है। अब ये सारे एक्सपेरिमेंट करने का मकसद सिर्फ एक सीरम बनाना था, जिससे हम देखते हैं कि विल्जिग अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है और उसके गर्दन के अंदर एक छोटा सा डिवाइस चमकने लगता है। उस कुत्ते का नंबर है CX404, जिसे वो साइंटिस्ट छुपा के रखता है। और जैसे जैसे वो कुत्ता बड़ा होता है, जब भी उस साइंटिस्ट को किसी से खतरा होता है, ये देखकर वो कुत्ता अपने मालिक को बचाने के लिए दूसरों को मारने लगता है। एक दिन ऐसे ही अलार्म बजने लगता है, और ये देखकर विल्जिग अपने कुत्ते को लेकर वहां से भाग निकलता है। यहाँ समझ आ गया था कि ये वही साइंटिस्ट है जो एन्क्लेव से भाग निकला, जिसके पीछे सभी लोग पड़े हुए हैं। फिर हम लूसी को देखते हैं जो आगे बढ़ती है, और उसे सिर्फ वीरान और बंजर जमीन ही देखने को मिलती है, जहाँ इंसानियत का नामो निशान नहीं था। रात गुजारने के लिए वो एक उजाड़ घर में रहने लगती है और वहीं पर आग जलाकर सो जाती है। तभी उसके सामने एक कुत्ता आ जाता है, और ये कुत्ता कोई और नहीं बल्कि वही साइंटिस्ट विल्जिग का कुत्ता है, जो उसके सामने ही बैठा हुआ था। वो कुत्ता एक बड़े से कॉकरोच को खा रहा था, जिस पर वो साइंटिस्ट लूसी से कहने लगता है कि साइंटिस्ट को ऐसा लग रहा था कि न्यूक्लियर हमले से कॉकरोच मर गए होंगे, लेकिन वो गलत थे, क्योंकि रेडिएशन के वजह से इनका साइज बहुत बड़ा हो गया। ये इतने ताकतवर हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो ये कॉकरोच इंसानों को भी मार सकते हैं। वो उसे सावधान कर देता है कि अंधेरे में आग मत जलाना। लूसी पूछती है कि मैं अपने पापा को ढूंढ रही हूँ, उनको किडनैप करने वाली ली मोल्डावेर है, क्या आपने उस औरत को देखा है? साइंटिस्ट उसे कहते हैं कि तुम वॉल्ट से आई हो, वहाँ नियम कानून होते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, तुम यहाँ नहीं रह पाओगी, घर वापस लौट जाओ। मगर लूसी अपने पिता को लिए बिना यहाँ से नहीं जाने वाली। साइंटिस्ट उसे कहता है तब तो यहाँ की हैवानियत का रंग तुम्हारे ऊपर भी चढ़ जाएगा। मैक्स को देखते हैं जो अपने लॉर्ड टाइटस की मदद करने के लिए मिशन पर गया हुआ था, और वो दोनों एक जगह लैंड करते हैं, और मैक्स को अपने मालिक का बड़ा सा बोझा उठाकर चलना पड़ता है। विल्जिग अपने कुत्ते के साथ आगे बढ़ रहा था, और वो एक जगह बैठ जाता है, और उसका कुत्ता एक सुरंग के पास से इंसान का कटा हुआ हाथ लेकर आ जाता है। ये देखकर साइंटिस्ट घबरा गया था, और सुरंग के अंदर एक जानवर के दहाड़ने की आवाज सुनाई देती है। कुछ समय के बाद वहाँ पर मैक्स और लॉर्ड टाइटस पहुंच जाते हैं, और उन्हें वहाँ पर साइंटिस्ट के कपड़े वगैरह सब मिलते हैं, मगर उन्हें लगता है कि उस साइंटिस्ट के साथ कुछ तो हुआ है। वो लोग भी उस गुफा के अंदर जाते हैं, और लॉर्ड टाइटस अपने स्क्वायर से कहता है अंदर जाकर देखो साइंटिस्ट वहाँ है या नहीं। मैक्स थोड़ा सा घबरा रहा था, और तभी वहाँ पर एक खूंखार जानवर आ जाता है जो टाइटस पर हमला कर देता है, और दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। मैक्स अपने लॉर्ड को बचाने के लिए उस खूंखार जानवर के सिर पर एक बड़ी सी बंदूक से गोली मार देता है, जिससे वो खूंखार भालू वहीं मर जाता है। टाइटस अपने स्क्वायर से कहता है उसका हेलमेट उतारने, और वो अपने स्क्वायर को बहुत डांटने लगता है क्योंकि उसने गोली चलाने में इतनी देरी क्यों की, और उसकी हालत भी अब खराब हो गई थी। और इस सब का इल्जाम वो मैक्स पर लगाता है और कहता है कि पता है ना कि स्क्वायर जब अपना काम ठीक से नहीं करते तो उनकी क्या सजा होती है। स्क्वायर को लटका के गिद्धों के सामने छोड़ दिया जाता है, और वो मैक्स से कहता है तेरे जैसा नालायक स्क्वायर आज तक किसी ने नहीं देखा होगा, अब चल जल्दी से मुझे दवाई दे। मैक्स उसे कहता है कि तुम इस आर्मर के लायक ही नहीं हो, और वो उसे दवाई नहीं देता और वहीं बैठ जाता है। और टाइटस की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। लूसी डायरेक्शन पूछने के लिए एक आदमी से मदद मांगती है, और वो उस आदमी को पानी ऑफर करती है जो उसने काफी समय से नहीं पिया, मगर उस आदमी ने पूरा बॉटल पी लिया। लूसी उसे पूछती है क्या तुमने यहाँ किसी को कैदी को ले जाते हुए देखा? वो बताता है सामने एक शहर है उस टीले के ऊपर, वहाँ तुम जा सकती हो। मगर वो आदमी लूसी से कहता है कि मेरे साथ यहीं रहो, घर में मेरी थोड़ी सी मदद भी हो जाएगी, और मरने के बाद तुम ये घर अपने नाम कर लेना क्योंकि मैं हाल ही में मरने वाला हूँ। लेकिन लूसी वहाँ से चली जाती है। टाइटस के मरने के बाद मैक्स उस आर्मर को पहन लेता है, जिसे पहनकर वो काफी खुश हो गया था और इधर उधर दौड़ने लगता है। मैक्स एक आदमी को दिखता है जो किसान था, और वो दूसरे आदमी को मार रहा था। वो उस मार खाने वाले आदमी को बचा लेता है, और ये करके मैक्स को काफी खुशी मिलती है। वो मार खाने वाला आदमी वहाँ से भाग जाता है, और किसान कहता है कि वो आदमी मेरी मुर्गियों की ले रहा था, इसलिए मैं बहुत परेशान था। लूसी भी उस जंगल में पहुंच जाती है जहाँ साइंटिस्ट आया था, और वहाँ उसे कुछ लोग देखने को मिलते हैं, लेकिन वो लूसी को भाव नहीं देते। वो एक जगह पहुंचती है जहाँ कुछ लोग एक साथ रह रहे थे। शायद ये वही शहर है जिसके बारे में वो आदमी लूसी को बता रहा था। वहाँ वो गूल भी था जो लूसी को देखे जा रहा था। वो एक दुकान में जाती है क्योंकि वहाँ पर वो वॉल्ट टेक्नोलॉजी वाले इक्विपमेंट बेचे जा रहे थे। वो दुकान एक बूढ़ी औरत चलाती है, जिससे वो कहती है कि जरूर ये दुकान चोर लोग के वजह से ही चलता है, और मैं एक ऐसे ही चोर को ढूंढ रही हूँ। वो औरत चौंक जाती है कि सच में तुम वॉल्ट में रहने वाली लड़की हो? लूसी कहती है हाँ, और मैं मोल्डावेर को ढूंढ रही हूँ। बूढ़ी औरत चौंक जाती है और कहती है कि मैं उसे पहचानती हूँ, तुम्हारा यहाँ से जाना सही होगा, तुम वॉल्ट में पली बड़ी हो, वो साफ सुथरी जगह है, तुम यहाँ नहीं टिक पाओगी। लूसी कहने लगती है कि अमेरिका को बचाने में वॉल्ट वाले भी मदद करना चाहते हैं। वो बूढ़ी औरत कहती है कि वॉल्ट एक ऐसी जगह है जहाँ सिर्फ अमीर लोग को रहने की इजाजत है, बाकी के लोग तो बाहर जल रहे थे। वो कह देती है कि यहाँ के लोग वॉल्ट लोगों को मार देते हैं।
इसलिए यहाँ से चली जाओ। जैसे वो बाहर आती है तो सामने विल्जिग आ जाता है, जो भी उसे यही कहता है कि तुम्हारा यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है। लूसी कहती है कि सब मुझे यही क्यों बोल रहे हैं, मेरी प्रॉब्लम तो कोई समझता ही नहीं। वो बूढ़ी औरत साइंटिस्ट को अंदर आने को बोलती है और लूसी से कहती है यहाँ से दफा हो जाओ, मगर गूल साइंटिस्ट को देख लेता है और वहाँ आने लगता है और कहता है मैं तुम्हारे जैसे एक साइंटिस्ट को ढूंढ रहा हूँ। मगर वो बूढ़ी औरत उसे कहती है कि तुम्हारे जैसे लोगों का यहाँ आना मना है, वैसे भी मुझे बहुत सारे पैसे मिले हैं इस साइंटिस्ट को फिली शहर से बाहर निकालने के लिए। गूल साइंटिस्ट के पैर में गोली मार देता है और उसके चिथड़े उड़ा देता है। फिर वहाँ पर कुछ हमलावरों को भी वो मार गिराता है और उस बूढ़ी औरत के पैर में भी गोली मार देता है। फिर वो साइंटिस्ट के पास जाता है उसे मारने के लिए, लेकिन वो कुत्ता अपने मालिक को बचाने के लिए गूल पर हमला कर देता है, मगर वो उस कुत्ते को भी मार डालता है। लूसी दुकान में मोल्डावेयर के बारे में कुछ भी ढूंढने की कोशिश कर रही थी और वो अंदर में वॉल्ट टेक्नोलॉजी वाला एक बंदूक देखती है जिसे लेकर वो बाहर आती है और गूल से कहती है इन सभी को छोड़ दो। वो उसको ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश करती है, लेकिन गूल पर इसका कोई असर नहीं होता। वो लूसी को मारने वाला था, तभी वहाँ पर मैक्स पहुंच जाता है और जैसे ही गूल गोली चलाता है मैक्स लूसी को बचा लेता है। दोनों एक दूसरे को हाय कहते हैं। फिर वो गूल से लड़ने के लिए चला जाता है और बूढ़ी औरत और लूसी साइंटिस्ट को अंदर ले जाते हैं और बूढ़ी औरत साइंटिस्ट के कटे हुए पैर में लोहे का पैर लगा देती है और वो लूसी से कहती है अब तुम्हें ही साइंटिस्ट को इस शहर से बाहर लेकर जाना होगा। वो कहती है नहीं, मैं तो बस अपने डैड को ढूंढने के लिए आई हूँ। तभी वो औरत बताती है कि जिसने मुझे इस साइंटिस्ट को बचाने का काम दिया है उसका नाम मोल्डावेयर है, जिसे तुम ढूंढ रही हो। तुम्हें साइंटिस्ट को वहां तक पहुंचाना होगा, तभी तुम उससे मिल पाओगी। बूढ़ी औरत लूसी के हाथ में जो डिवाइस था वो बूढ़ी औरत उसमें कोऑर्डिनेट डाल देती है। जैसे वो दोनों बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि मैक्स गूल को उठाकर फेंक देता है। गूल मैक्स से कहता है लगता है तुझे अच्छे से ट्रेनिंग नहीं मिली, तो इस सूट में डगमगा सा रहा है। वो उस सूट का एक पाइप काट देता है जिससे सूट में गड़बड़ी हो जाती है और इसीलिए मैक्स को वहां से भागना पड़ता है। साइंटिस्ट ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, दूसरी तरफ मैक्स क्रैश होकर गिर जाता है। गूल हर जगह साइंटिस्ट को ढूंढ रहा था, तभी वो कुत्ते को आवाज करते हुए सुनता है, मतलब कि वो कुत्ता अभी भी जिंदा था। वो उस कुत्ते को इंजेक्शन लगाता है और अपने साथ लेकर चला जाता है। लूसी और विल्जिग एक जगह रुकते हैं क्योंकि साइंटिस्ट का बहुत खून बह रहा था। वो कह रहा होता है मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मगर लूसी उसे भरोसा दिलाती है कि तुम अपने मंजिल तक जरूर पहुंचोगे। मैं नहीं जानती तुम कौन हो, लेकिन मेरा ये तुमसे वादा है। विल्जिग कहता है मैंने साइनाइड पॉइजन पी लिया है और इसीलिए मेरा अब कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें ढूंढने के लिए वॉल्ट से लोग जरूर आएंगे, तुम आगे बढ़ते रहना। और उसे एक बड़ा सा चाकू देता है और कहता है बस मेरा सिर लेकर मोल्डावेयर के पास ले चलो। ये सुनकर लूसी घबरा गई थी कि पता नहीं आखिर ये आदमी बोल क्या रहा है, मगर साइंटिस्ट जो भीख मांगता है और कहता है मेरे सिर को ले जाओ, क्योंकि तुम अपने डैड को ढूंढना चाहती हो तो मोल्डावेयर तक पहुंचने का बस यही एक रास्ता है। फिर साइंटिस्ट मर जाता है और लूसी घबराने लगती है कि अब वो क्या करेगी और उसके बाद वो बड़ा सा चाकू उठाती है साइंटिस्ट के सिर को काटने के लिए। अब हमें दिखाया जाता है कि शुरुआत में आखिर हुआ क्या था। हम कूपर हार्वर्ड को देखते हैं जो एक फिल्म सेट में एक्टिंग कर रहा था और वो एक काऊ बॉय का रोल प्ले करता है। वहाँ उसे डायरेक्टर बताते हैं कि बॉब को स्टूडियो ने फायर कर दिया क्योंकि वो एक कम्युनिस्ट है। वो इस मूवी का राइटर भी था, मगर उसके इस सोच के वजह से उसे निकाल दिया गया। फिर वहाँ पर उसकी पत्नी आ जाती है जो वहाँ पर खाना बना रही थी और वहाँ कूपर के लिए नया कॉस्ट्यूम भी आता है जिसे पहनकर वो वॉल्ट का एड करने वाला था। अब यहाँ से कहानी प्रेजेंट में आ जाती है और कूपर मतलब कि गूल साइंटिस्ट के कटे हुए सिर को देखता है और उसके साथ साइंटिस्ट का कुत्ता भी था। गूल एक तरह का सीरम पीता है और उसके सामने एक शहर नजर आ रहा था। वो और कुत्ता वहां जाने के लिए निकल पड़ते हैं। फिर लूसी साइंटिस्ट का सिर लेकर मोल्डावेयर को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है, मगर इस बंजर दुनिया में रहना उसके लिए काफी मुश्किल था और वो साइंटिस्ट के सिर को देखने लगती है कि आखिर इस सिर में इतना स्पेशल क्या है और वो कान के पीछे कुछ महसूस करती है जो एक झटके में फ्लैश करता है। मैक्स अपने सूट को रिपेयर कर रहा था और उसके बाद उसे सूट के अंदर उसे आवाज आने लगती है और कोई टाइटस को ढूंढ रहा था, लेकिन टाइटस तो मर चुका था। इसलिए मैक्स घबरा गया था और वो झूठ कह देता है कि मैं ही टाइटस हूँ। मैक्स से कहा जाता है कि तुमने अपना अटेंडेंस नहीं दिया। मैक्स कहता है हम पर हमला हुआ था और मेरा एस्क्वायर मारा गया। ये सुनकर ब्रदरहुड के लोग कहते हैं हम तुम्हारे लिए नया स्क्वायर भेज रहे हैं, मगर मैक्स मना करता है कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो डर के मारे कम्युनिकेशन तोड़ देता है। फिर वो सूट का एक डिवाइस ठीक कराने के लिए एक लड़की के पास जाता है जो भी एक डिवाइस के जरिए बात करती है, मगर मैक्स के पास इतने पैसे थे नहीं। मैक्स अपना दांत बेच देता है और बाकी का पैसा जुगाड़ करता है और अपना डिवाइस ठीक करवा लेता है। जब वो अपने सूट के पास पहुंचता है तो वहाँ कुछ लोग उसके सूट से छेड़छाड़ कर रहे थे। इसके बाद मैक्स और उन बदमाशों के बीच मारपीट शुरू हो जाती है और वो लोग मैक्स को बहुत पीटते हैं और सूट के साथ खेलने लगते हैं और वो सूट अचानक से खुल जाता है और मैक्स दोबारा से उठता है और फिर से उन बदमाशों से लड़ने लगता है। वो उस सूट की मदद से गलती से एक बदमाश का सिर फोड़ देता है जिसे देखकर बाकी के लोग वहां से भाग जाते हैं। तभी मैक्स की नजर जाती है जहाज पर जो ब्रदरहुड ऑफ स्टील का था और एक स्क्वायर को भेजा जाता है क्योंकि मैक्स ने कंप्लेंट किया था। ये देखकर मैक्स जल्दी जल्दी सूट पहन लेता है ताकि उसका पोल ना खुल जाए। उसका नया स्क्वायर है थैडियस और वो उसके सामने शपथ लेता है कि वो अपने आका के लिए कुछ भी करेगा। थैडियस वही बंदा है जो मैक्स को परेशान किया करता था और उसे अपने सामने गिड़गिड़ाता हुआ देखकर मैक्स को बहुत अच्छा लगता
लगता है। थैडियस उसे कहता है कि हम जिसके पीछे पड़े हुए हैं उस साइंटिस्ट के पीछे और भी कई लोग हैं। लूसी कोस्ट लाइन तक पहुंच जाती है जहां हर जगह पानी भरा हुआ था और वहां एक छोटे से हिरन को वो देखती है जिससे वो घास खिलाने लगती है, मगर तभी एक बड़ा सा जानवर उस हिरन को पानी में खींच लेता है, जिसके बाद वो लूसी को भी पकड़ लेता है, लेकिन वो खुद को बचा लेती है। पर साइंटिस्ट का सिर लेकर वो जानवर भाग जाता है। रेडिएशन के वजह से सारे के सारे जानवर अब राक्षस बन चुके हैं। फिर वहां पर गूल आता है और लूसी से पूछने लगता है कि साइंटिस्ट का सिर कहाँ है। वो कहती है मुझसे खो गया। सामने एक जानवर का अंडा रखा हुआ था जिसे देखकर गूल समझ जाता है कि उस कटे हुए सिर को गल्पर नाम का जानवर ले गया। अब हम वापस वॉल्ट के अंदर की दुनिया को देखते हैं। नॉर्म काफी उदास बैठा हुआ था और चैट उसे आकर बताता है कि जो कुछ भी हुआ उसके बाद अब मैं गेट कीपर नहीं हूँ, काउंसिल वालों ने उसे निकाल दिया। फिर काउंसिल मेंबर नॉर्म को अंदर बुलाते हैं और उसके ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि बाहर जाने का दरवाजा खोलकर सभी की जान उन्होंने खतरे में डाल दी थी और कहने लगते हैं कि रेडर्स जरूर ऐसे ही दरवाजा खोलकर अंदर आए होंगे और तुम जैसे बेवकूफ नहीं दरवाजे को खोला होगा। वो उसे सजा सुनाते हैं और उसे डिमोट करते हैं और कहते हैं कि अब तुम कंप्यूटर एंड मेंटेनेंस में काम करोगे। नॉर्म उनसे सवाल पूछता है कि क्या आप लोग सिर्फ यहाँ रहने वालों को ही सजा देंगे या जिन लोगों ने हमारे लोगों को मारा उनके लिए भी कुछ करेंगे। काउंसिल मेंबर एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं और ये सब सुनने के बाद काउंसिल मेंबर नॉर्म को जेल में काम करने का ऑर्डर दे देते हैं। थैडियस मैक्स से कहने पर पेड़ पर चढ़कर एप्पल ढूंढने लगता है और वो गिर जाता है, जिसे देखकर मैक्स को काफी मजा आ रहा था। फिर मैक्स उसे बताने लगता है कि यहाँ क्या क्या हुआ। तभी थैडियस को सामने एक सिग्नल मिलता है और वो लोग पहुंच जाते हैं साइंटिस्ट के कटे हुए बॉडी के पास। मैक्स समझ जाता है कि अगर कटा हुआ सिर यहाँ नहीं है मतलब इसका सिर कीमती है और जरूर ये गूल का काम होगा। कोस्टलाइन के सामने गूल लूसी को चारे की तरह इस्तेमाल करता है ताकि गल्पर को वो पकड़ पाए और वो लड़की को टॉर्चर भी करने लगता है। फिर जिसका इंतजार था गल्पर वहां पहुंच जाता है और वो लूसी को पकड़ लेता है और लूसी उससे लड़ने लगती है और कुत्ता भी उसका हाथ चबा जाता है, जिससे वो जानवर वहां से भाग जाता है। ये देखकर गूल काफी गुस्सा हो जाता है और लूसी के गले में रस्सी डालकर उसे खींचकर आगे बढ़ने लगता है। थैडियस मैक्स का वाटर बैग भर रहा था और वो अपने बारे में बताने लगता है कि वो कहाँ रहता था और पूछता है कि आपका जो पहले स्क्वायर था उसकी मौत कैसे हुई। मैक्स उससे पूछता है क्या वो पुराने स्क्वायर को जानता था, उसके बारे में कुछ बता मुझे। थैडियस कहता है कि मैक्स अच्छा लड़का था और वो कबूल करता है कि मैं और मेरे दोस्त उसे बहुत मारा पीटा करते थे। दुश्मनी तो नहीं थी पर मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, लोग मुझे भी मारते थे, पर जब नए रिक्रूट्स आए तो उनमें से एक मैक्स भी था, इसलिए उन लोगों ने मैक्स को भी मारना शुरू किया। वॉल्ट 33 में देखते हैं कि सभी लोग मिलकर मीटिंग कर रहे थे और वो लोग कह रहे होते हैं कि उन्होंने 16 रेडर्स को जेल में बंद करके रखा है और वो लोग यहाँ फैसला करने वाले हैं कि आखिर उन कैदियों के साथ क्या किया जाएगा। रेग नाम का जो काउंसिल मेंबर था वो कहने लगता है कि हमारे लोग यहाँ कम हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि उन कैदियों में से कुछ लोगों को नैतिकता सिखाई जाए ताकि वो लोग अच्छे इंसान बन पाएं और हमारे साथ रह सकें। लेकिन लोग इससे खुश नहीं थे। नॉर्म को ये सब बकवास लगता है और कहता है कि उन्हें सुधारा नहीं जा सकता, वो लोग कातिल हैं और उनके साथ वही होना चाहिए जो उन लोगों ने हमारे साथ किया, मतलब उन्हें मार देना चाहिए। काउंसिल मेंबर कहते हैं कि जज्बात में बहकर कोई भी डिसीजन मत लो। इसके बाद एक टेक्नीशियन आकर वहां बताता है कि पानी का चिप टूट गया और अब वॉल्ट में जितना भी पानी है वो सिर्फ 2 महीने तक ही टिक पाएगा। ये सुनकर सभी लोग डर गए थे। मीटिंग खत्म होने के बाद स्टेफनी नॉर्म से कहती है कि वो उसके कहे गए बातों से सहमत है क्योंकि उन कैदियों ने उसके पति को मारा, इसलिए उनको जीने का कोई हक नहीं। गूल का सिग्नल फॉलो करते हुए मैक्स और थैडियस कोस्ट लाइन पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें वहां कुछ और भी सिग्नल मिल रहा था। तभी उनके सामने गल्पर आ जाता है और ये देखकर मैक्स थैडियस से कहता है पानी से निकल जाने। फिर जैसे ही वो जानवर मैक्स पर हमला करने वाला था, थैडियस उस जानवर पर एक तीर मार देता है जिससे वो जानवर थैडियस को खाने लगता है, मगर मैक्स थैडियस को खींचकर बाहर निकाल लेता है जिससे वो जानवर वहां उल्टी कर देता है और उसके अंदर के ऑर्गन्स बाहर आ जाते हैं और वो वहीं मर जाता है। फिर उन दोनों को वहां पर साइंटिस्ट का कुत्ता मिलता है जो अपने साइंटिस्ट के कटे हुए सिर को चाट रहा था, जो जानवर के उल्टी करने के बाद बाहर आ गया। ये देखकर दोनों काफी खुश हो जाते हैं। गूल लूसी को बंदी बनाकर रेगिस्तान के जरिए आगे बढ़ रहा था और वहां पानी पीने लगता है। ये देखकर लूसी भी उसे कहती है मुझे भी पानी पीना है, मुझे प्यास लगी है, मगर वो उसे पानी नहीं देता और वो अपने सामने एक जगह पानी देखती है, मगर गूल उसे कहता है ये पानी पीने लायक नहीं है, बाहर की दुनिया में हर चीज जहरीला है। वो गूल से पूछती है तुम्हारे साथ हुआ क्या था, क्या तुम्हारे साथ जो हुआ ये रेडिएशन की वजह से हुआ है। गूल कहता है ऐसा ही कुछ समझ लो। फिर हम फ्लैशबैक देखते हैं जब कूपर अपने नए सूट को ट्राई करता है और उसे मिलने के लिए वॉल्ट टेक्नोलॉजी के कुछ लोग मिलने आते हैं और वहां पर उनके लिए कूपर एक एडवर्टाइजमेंट शूट करता है और फोटोशूट के दौरान वो थम्स अप करके पोज करता है जो काफी मशहूर हो गया था। गूल लूसी को बंजर जमीन से होते हुए लेकर जा रहा था और वो लोग एक मेडिकल क्लिनिक के सामने आ जाते हैं जो पूरी तरह से उजड़ चुका था। वो लोग अंदर जाते हैं तो उन्हें रॉजर नाम का एक गूल मिलता है जो कूपर की तरह दिखता है क्योंकि दोनों ही गूल हैं। उसके सारे दवाई खत्म हो चुके थे, इसीलिए रॉजर अपने आप से कंट्रोल खो रहा था और वो कूपर से पूछता है कि तेरे पास दवाई है तो मुझे दे दे, लेकिन वो कहता है मेरे पास भी दवाई नहीं है। मगर वो लूसी को देकर कहता है कि मैं इसका खून पीना चाहता हूँ, अगर मैं पीऊंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। मगर गूल रॉजर को गोली मार देता है क्योंकि वो ठीक नहीं हो सकता था। उसके बाद वो उसका दांत उखाड़ लेता है
और उसका गोश्त खाने लगता है। ये देखकर लूसी उसे कहने लगती है कि आखिर तुम्हें इतना गिरना क्यों पड़ता है, ये सब क्यों कर रहे हो। गूल उसे कहता है कि ये दुनिया बहुत जालिम है, अपना हक छीनने के लिए लड़ना पड़ता है। लूसी कहने लगती है कि वो वॉल्ट वाले दुनिया से है, वहां पर भी बहुत मुश्किलें आई थी, लेकिन उन्होंने मिलकर उसका सामना किया, एक दूसरे की जान नहीं ली। और वो गूल से कहती है कि आखिर तुम ऐसी जिंदगी क्यों जीते हो। वो लूसी की तरफ बढ़ता है और कहता है उसके लिए गोश्त काटने। वॉल्ट के अंदर हम काउंसिल मेंबर वूडी और रेग को देखते हैं, जो जेल में कैदियों से सवाल कर रहे थे, और वो दोनों उस कैदी पर दया दिखाते हुए उसे कह रहे होते हैं कि पता नहीं ये लोग किस हालत से गुजरे हैं, शायद दोनों भूल गए हैं कि इन्हीं कैदियों ने उनके वॉल्ट के कई लोगों को मारा। नॉर्म से मिलने के लिए एक बुजुर्ग औरत बेटी आती है जो भी काउंसिल मेंबर है, और वो उसके लिए पाई लेकर आती है और दोनों उस बारे में बात करने लगते हैं जो नॉर्म ने मीटिंग में कहा। और बेटी उसे समझाती है कि तुमने सिर्फ अकेले अपने पिता को नहीं खोया, सभी लोग बहुत गुस्से में हैं। और वो उसे बस इतना ही समझाती है कि गुस्से में गलत कदम मत उठाना। गूल लूसी को लेकर आगे बढ़ता है और उन्हें एक जगह पानी रखा हुआ मिलता है और गूल उसी में से पानी पीने लगता है, मगर लूसी को भी पानी पीना था, इसीलिए वो घुटनों में बैठकर उस गंदे बर्तन से पानी पीने लगती है। पता नहीं वो पानी है या सुसु। ये देखकर वो लूसी से कहता है कि चलो अब तुम भी हमारी तरह बर्ताव कर रही हो। तभी उसे अचानक से खांसी होने लगती है और ये देखकर लूसी आगे बढ़ती है। वो भागने लगती है, लेकिन सामने जाने का रास्ता ही नहीं था, क्योंकि सामने एक बड़ा सा गड्ढा था, जैसे कि वहाँ एक बॉम्ब गिरा हो। फिर गूल अपने फंदे से लूसी को पकड़ लेता है और खुद को बचाने के लिए लूसी गूल का उंगली काट लेती है और बदले में गूल लूसी का उंगली काट लेता है, हिसाब बराबर करने के लिए। चैट का अब किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था, क्योंकि उसे उसकी नौकरी छीन ली गई थी। उसे मिलने के लिए स्टेफनी आती है और वो दोनों एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं। वो अपने पति का कुछ सामान लेकर आई थी और कहती है हो सकता है इसमें से कुछ तुम्हारे काम आ जाए। वो चैट को अपने पति का जूता, स्वेटर, मफलर ये सब कुछ दे देती है, जिसे देखकर उसे चैट में उसका पति नजर आने लगता है, इसीलिए वो चैट को किस करने लगती है। वहाँ दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। चैट को बहुत मजा आने लगता है, लेकिन स्टेफनी जो प्रेग्नेंट थी उसे दर्द हो रहा था और उसका पानी निकल जाता है। गूल लूसी को लेकर एक बिल्डिंग के पास आता है और माइक के जरिए अंदर एक स्पीकर से बात करता है और कहता है मुझे इस लड़की के बदले में 2 महीने की दवाई चाहिए। लूसी उसे पूछती है क्या तुम मुझे बेचने वाले हो। वो कहता है कि तुम बाहर रहोगी तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा, इसलिए तुम अंदर ही रहो। लूसी के अंदर जाते ही गूल बेहोश हो जाता है। लूसी अंदर जाती है तो वहाँ म्यूजिक बज रहा था। फिर वहाँ पर एक रोबोट आता है और कहता है तुम्हारी तो उंगली कटी हुई है, ये तो बहुत बुरी बात है, चलो मैं तुम्हारा इलाज कर देता हूँ। उस रोबोट के पास पुराने कटे हुए उंगलियों का स्टॉक था। एक पुरानी उंगली वो लूसी के कटे हुए उंगली में ज्वाइन कर देता है, जिससे वो खुश हो जाती है। रोबोट उससे पूछता है तुम किस तरह के ड्रेस पहनना चाहती हो, सिंथेटिक या कॉटन। लूसी हैरान हो जाती है कि सच में यहाँ कॉटन के कपड़े हैं। वो कहती है मैं तो डर ही गई थी, क्योंकि मुझे लगा कि मुझे यहाँ अपना जिस्म बेचना पड़ेगा। वो रोबोट कहता है अरे नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम तो बस तुम्हारे अंदर के अंग को निकालेंगे। लूसी शॉक्ड हो जाती है और रोबोट उसे बेहोश कर देता है। नॉर्म जेल में अपनी ड्यूटी कर रहा था और वो सभी कैदियों को केक बांट रहा था। ये देखकर वेरोनिका नाम की लड़की उसे भी केक खाने का मन करता है और वो केक लेकर चली जाती है अपने फ्रिज में रखने। नॉर्म की एक कैदी से बात होती है, जिस पर नॉर्म उसे कह रहा होता है कि तुमने वॉल्ट 32 के मासूम लोगों की जान ली। वो कैदी कहता है वो लोग वहाँ पर थे, इसके बारे में हमें मालूम नहीं था, लेकिन वो मासूम तो नहीं थे। नॉर्म अपने कंप्यूटर में कम्युनिकेशन लॉग देख रहा था, लेकिन वॉल्ट 32 का कम्युनिकेशन उसे नहीं दिखाया जाता, एक्सेस डिनाई हो जाता है। वो चैट से मिलने के लिए जाता है जहाँ पर स्टेफनी बच्चा डिलीवरी कर रही थी। नॉर्म चैट को बताता है कि एक कैदी ने कहा कि वॉल्ट 32 में कुछ तो गड़बड़ है। वो दोनों मिलकर वहाँ जाते हैं जहाँ फसल पूरी तरह से खत्म हो चुका था, लेकिन इसे हुए काफी वक्त हो गया था। वो दोनों अंदर जाते हैं और अंदर उन्हें कई डेड बॉडीज मिलती हैं, जिसके हाथ में लगे डिवाइस को चेक करने से पता चलता है कि उनके बायो सिग्नल को 2 साल हो चुके हैं। उन्हें अंदर में वहाँ का ओवरसीयर मरा हुआ मिलता है, उसके शरीर पूरी तरह से सड़ चुका था। उन्हें हर जगह डेड बॉडीज मिलती हैं और एक जगह लिखा हुआ था वी नो द ट्रुथ, मतलब हमें सच पता है। इसके बाद हम रोबोट को देखते हैं जो लूसी को लेकर जा रहा था और वो कांच के पिंजरे में कुछ लड़कियों को बंद दिखती है। रोबोट लड़की को लेकर 2 लोगों के पास आता है और रोबोट उन्हें बताता है कि इस लड़की को जिसने यहाँ पहुंचाया उसे इस लड़की के बदले में 60 वायल्स दवाई चाहिए, जिस पर दोनों लड़के कहते हैं कि इस लड़की को काटना शुरू करो ताकि जल्दी से डिलीवरी हो पाए। फिर जैसे ही रोबोट अपना चाकू निकालता है काटने वाला, लूसी किसी तरह खुद को छुड़ा लेती है और डिफिब्रिलेटर से रोबोट को झटका देती है, जिससे वो वहीं खराब होकर गिर जाता है। लूसी बंदूक लेकर दोनों लड़कों के पास आती है और उन्हें धमकाती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ और जितने भी लोग कैद हैं उन्हें भी छोड़ दो। और वो डर के मारे उन कैदियों को छोड़ देते हैं, लेकिन मार्टा नाम की लड़की वो अभी भी बंद थी, इसलिए लूसी गुस्से में उन पर जहरीला इंजेक्शन फेंकती है और वो लड़के डर के मारे मार्टा को भी खोल देते हैं, जो वो करना नहीं चाहते थे। मगर उसके साथ साथ कुछ और भी लोग आजाद हो जाते हैं जो एक्सपेरिमेंट्स के बाद ज़ॉम्बीज बन गए थे, और वो ज़ॉम्बीज उन दोनों लड़कों पर हमला कर देते हैं और उसे बेरहमी से मार देते हैं। मार्टा लूसी के सामने आ जाती है जो भी ज़ॉम्बी थी, और जैसे ही वो लूसी पर हमला करने वाली थी वो मार्टा को मार डालती है। नॉर्म और चैट सभी मरे हुए लोगों को देखकर सोच रहे होते हैं कि आखिर यहाँ हुआ क्या था और रेडर्स यहाँ आए कहाँ से थे। नॉर्म कंप्यूटर पर चेक करता है तो पता चलता है कि दरवाजे को बाहर से खोला गया था और उन्होंने रोज मैकलिन का आईडी यूज किया, और रोज कोई और नहीं बल्कि नॉर्म और लूसी की माँ है। लूसी बाहर आकर देखती है कि गूल नीचे गिरा हुआ था क्योंकि उसे दवाई नहीं मिली, और अगर उसे दवाई नहीं मिलेगी तो वो भी आदमखोर बन जाएगा। लूसी के पास बंदूक थी और वो चाहे तो उसे मार सकती थी, लेकिन वो दया दिखाकर उसे दवाई देती है और गूल ठीक होकर अंदर आता है तो उसे अंदर और भी बहुत सारे
सारे दवाई मिल जाते हैं क्योंकि दवाई बेचने वाले तो मर चुके थे। वो सारा दवाई पी लेता है और वहाँ पर उसे एक कैसेट मिलता है जिसमें उसी का फिल्म था, जिसे वो चलाकर देखने लगता है और वो अपने उन दिनों को काफी मिस करने लगता है। अब हम मैक्स और उसके एस्क्वायर थैडियस को देखते हैं और दोनों एक साथ एक बंद पड़े स्टेशन पर होते हैं। वो वहाँ दोनों एक साथ बैठकर बात कर रहे थे और थैडियस रिक्वेस्ट करता है अपने मालिक से कि मेरे पीठ पर भी अपना मार्क लगा दीजिए, मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। लेकिन जब मैक्स मार्क लगाता है तो थैडियस जोर से चिल्लाता है, मगर वो खुश भी था। मैक्स उससे कहता है कि मैं तुम्हें वापस जाने से पहले कुछ बताना चाहता हूँ, और वो उसे अपना चेहरा दिखा देता है, जिसे देखकर थैडियस हैरान हो गया था और सोच रहा होता है कि आखिर टाइटस कहाँ है। मैक्स कह देता है वो मर गया और इस सिर को ले जाने से पहले हमें कोई कहानी तैयार करनी पड़ेगी। थैडियस कहने लगता है कि वो ब्रदरहुड है और वो असलियत पता कर ही लेंगे। इसलिए मैक्स उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है क्योंकि वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। लेकिन थैडियस खुद को बचाने के लिए उसका सूट फ्यूज कर देता है, जिससे उसका सूट काम नहीं कर रहा था और थैडियस कटा हुआ सिर लेकर और सारा सामान लेकर वहां से भाग जाता है। अब सुबह हो गई थी और मैक्स हिल भी नहीं पा रहा था और वो वहीं खड़ा था और उसकी अंदर हालत खराब हो गई थी और उसे खाने के लिए वहां पर बड़े बड़े कॉकरोचेस आ जाते हैं। लेकिन कोई उस कॉकरोच को गोली मार देता है और वहां पहुंचती है लूसी और उन कॉकरोच को अपने पैर से वो कुचल देती है। लूसी उसे निकालना तो चाहती थी लेकिन वो कहती है कि मुझे यहाँ सिर्फ धोखे ही मिल रहे हैं। मैक्स कहता है मुझे भी। लूसी कहने लगती है कि वो साइंटिस्ट के सिर को ढूंढ रही है। तभी वो उल्टी करने लगती है, जिस पर मैक्स कहता है कि ये रेडिएशन की वजह से हो रहा है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, और वो उसे यकीन करने को बोलता है कि वो उसे चोट नहीं पहुंचाएगा। लूसी उससे उसका नाम पूछती है तो वो झूठ कहता है मेरा नाम टाइटस है। फिर वो उसे बाहर आने में मदद करती है और अचानक वो वहीं बेहोश हो जाती है। वॉल्ट के अंदर नॉर्म सोच रहा होता है कि आखिर इस सब में उसकी मॉम का कनेक्शन कैसे हो सकता है। वो सवाल का जवाब ढूंढने के लिए दोनों वॉल्ट 31 गेट के पास आते हैं जहां कुछ लोग मरे हुए थे। मतलब कि ये लोग वॉल्ट 31 के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आखिर ऐसा क्यों। वो दोनों वापस अपने वॉल्ट आ जाते हैं और लूसी को भी होश आ जाता है और वो और मैक्स एक दूसरे से बातें कर रहे थे। मैक्स कहता है मुझे लगा वॉल्ट में इंसान नहीं मॉन्स्टर्स रहते हैं। लूसी हंसती है और मैक्स बताता है कि मेरे स्क्वायर ने मेरा कुछ सामान चुरा लिया है और मुझे उसे ढूंढना पड़ेगा। अब वो जाने लगता है लेकिन लूसी उससे मदद मांगती है और पूछती है क्या तुम्हारे ब्रदरहुड में ऐसे T-60 सूट और भी हैं क्या, और क्या वहाँ बंदूकें हैं। मैक्स कहता है हाँ। लूसी मैक्स को बताती है कि उस साइंटिस्ट के सिर में एक ट्रैकर लगा हुआ है और मैं उसे ढूंढने के लिए निकलूंगी और उस सिर के पीछे भी कई लोग पड़े हुए हैं और लगता है तुम भी उसी को ढूंढ रहे हो, इसीलिए दोनों को एक साथ काम करना चाहिए। तुम अपने स्क्वायर को भी ढूंढ लोगे। और वो कहती है कि उस पर भरोसा करने, और मैक्स उसकी बात मान लेता है। वॉल्ट 32 में हम देखते हैं कि वहाँ पर अगले ओवरसियर की वोटिंग चल रही थी और लूसी और मैक्स एक साथ आगे बढ़ रहे थे और लूसी उसे पूछने लगती है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यहाँ क्या क्या हुआ था न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट के बाद। मैक्स कहता है उस समय मैं बहुत छोटा था। फिर दोनों अपने अपने दुनिया के बारे में बात करने लगते हैं और लूसी बताती है कि हमारे यहाँ लोग बहुत भोले भाले हैं। हमारे यहाँ खेत में एक लाइट हुआ करता था जिसे मैं सूरज समझती थी। नॉर्म आर्काइव से पता लगाता है कि जितने भी ओवरसियर को इलेक्शन में चुना गया वो सभी वॉल्ट 31 से आए हैं, हैंक भी, और वो सारे घुसपैठिए वहीं जाना चाहते थे। दूसरी तरफ इलेक्शन में काउंसिल मेंबर बेटी जीत जाती है, लेकिन उससे भी वॉल्ट 31 से यहाँ लाया गया था। मैक्स और लूसी को रास्ते में दो लोग मिलते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि ये लोग खतरा भी हो सकते हैं। मगर लूसी जो बहुत भोली है, क्योंकि जब वो लोग कहते हैं कि उनके पास बंदूक नहीं है तो लूसी मान लेती है। मगर मैक्स उसे समझाता है कि मुझे अपना बंदूक दो, वो लोग झूठ बोल रहे हैं, उनके पास हथियार है। फिर जैसे ही चारों सावधानी से रास्ता क्रॉस करते हैं उन लोगों के पास सही में बंदूकें थी और वो लोग गोली चलाने ही वाले थे। मगर जल्दी से मैक्स लूसी का बंदूक लेकर गोली चला देता है और दोनों को मार डालता है, मगर उसे भी एक गोली लग जाती है। मगर मैक्स कहता है बस गोली छू कर निकली है। मैक्स उन दोनों को देखकर कहता है कि ये लोग इंसानों को खाते हैं। लूसी को यहाँ से और नफरत होने लगी थी। वुडी काफी निराश था क्योंकि उसने अपने बहुत सारे पोस्टर्स लगवाए लेकिन फिर भी वो इलेक्शन नहीं जीता। चैट स्टेफनी के बच्चे के साथ खेल रहा था और नॉर्म उसे कहने लगता है कि ये बहुत अजीब है कि हम सब वॉल्ट 31 के लोगों को जिता रहे हैं। फिर वहां पर स्टेफनी आ जाती है और नॉर्म उसे पूछता है कि वॉल्ट 31 में आखिर ऐसा अलग क्या है। तो वो कहती है कि वहाँ के मैश पोटैटोस काफी अच्छे हैं। नॉर्म जेल में अपना काम कर रहा था, तभी बेटी अनाउंस करती है कि कल सुबह 10 बजे मीटिंग होने वाली है। लूसी और मैक्स पहुंचते हैं न्यू कैलिफोर्निया रिपब्लिक शेडी सैंड्स शहर, जहाँ जंग के बाद 34,000 से ज्यादा लोग रह रहे थे, जिससे लूसी हैरान थी क्योंकि उसे लग रहा था कि सभी लोग वॉल्ट के अंदर रह रहे थे, मगर कुछ लोग तो शहर बनाकर ऊपर रह रहे थे। दोनों उस जगह आते हैं जहाँ एक बॉम्ब गिराकर उस जगह को तबाह कर दिया गया था, इसलिए इस जगह इंसानियत कभी जिंदा रहेगी ही नहीं। मैक्स याद करने लगता है कि कैसे वो जिंदा बच गया था, मगर उसकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही, मतलब कि गोली सिर्फ छू कर नहीं निकली। इसलिए लूसी कहती है पहले इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। लूसी फर्स्ट एड ढूंढने के लिए हॉथॉर्न मेडिकल लैब के अंदर चली जाती है। मैक्स भी अंदर जाता है लेकिन वो मेडिकल सप्लाई वाले कमरे के बाहर ही नीचे कहीं गिर जाता है। अब जैसा कहा गया था वैसा ही होता है। वॉल्ट 33 में मीटिंग होती है और बेटी वहाँ अनाउंस करती है कि कुछ लोग वॉल्ट 32 को संवारने में मदद करेंगे और
उसके बाद यहाँ के कुछ लोग वहाँ अपना नया घर बनाकर रह सकते हैं। नॉर्म ये सबसे ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि कुछ दिन पहले ही यहाँ पर लाशों की ढेर पड़ी हुई थी, लेकिन अब सब कुछ साफ हो चुका था। बेटी उसे आकर पूछती है तुम्हें कुछ मिला है क्या? नॉर्म उसे कहता है आपने सफाई अच्छी की है। नॉर्म बेटी से पूछता है मेरी मॉम के मरने के बाद आपने उनका पिप बॉय कहाँ दफनाया, मतलब कि वो डिवाइस जो हाथों में पहना जाता है। बेटी कहती है तुम्हारी माँ के साथ ही दफना दिया गया। लूसी और मैक्स को होश आता है तो वो लोग एक कमरे के अंदर थे, मगर लूसी कहती है कि डरो मत, हमें यहाँ कुछ भी नहीं होगा क्योंकि हम वॉल्ट के अंदर हैं। इसके बाद हम एक एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं जिसमें कूपर हार्वर्ड वॉल्ट के बारे में बता रहा था और वो वॉल्ट 4 के बारे में बात करता है और कहता है कि चाहकर भी कोई भी कम्युनिस्ट और रेडर्स इसे भेद नहीं पाएंगे। इस अंडरग्राउंड वॉल्ट में हर सुख सुविधा उपलब्ध होगी और सभी लोग यहाँ पर मिलजुल के रह सकते हैं। कुछ लोग न्यूक्लियर हमला होने से पहले यहाँ रहना चाहते हैं 5 साल के लिए, सिर्फ लोगों को ये दिखाने के लिए कि इंसान पहले से तैयार है। शूटिंग करने के बाद वो बर्ड नाम के आदमी से मिलता है जो वॉल्ट टेक का चेयरमैन है और उसी ने एक आर्मर के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन उसके वजह से कई लोग भी मारे गए और कूपर उस आदमी के बातों से तंग आ जाता है और उसके बाद वो अपनी पत्नी से मिलता है और वो अपने पति से कहती है कि उसने अपने घर पे पार्टी रखवाया है। जब वो पार्टी के लिए तैयार हो रहा था वो अपने कुत्ते से कहता है तुम यहीं रहो, पार्टी में तुम्हारा अपना कोई नहीं। कूपर पार्टी में आता है तो उसे फिर से बर्ड मिलता है। इसके बाद वो अपने दोस्त से बात करने के लिए चला जाता है और वो लोग भी दुनिया के अंत होने के बारे में बात कर रहे थे। कूपर बता रहा होता है कि वॉल्ट का एडवर्टाइजमेंट करने की वजह से उसके हाथ से कई फिल्म निकलते जा रहे हैं। उसका दोस्त जो वॉइस आर्टिस्ट है वो भी कह रहा होता है कि मैंने भी वॉल्ट में काम करने वाले रोबोट के लिए अपना आवाज बेच दिया। फिर दोनों दोस्त फ्यूचर के नाम पे टोस्ट करते हैं। कहानी प्रेजेंट में आती है और हम कूपर मतलब के गूल को देखते हैं जो दवाई पीने के बाद बेहोश था और उसके सामने 4 लोग आते हैं हथियार लेकर और वो सभी सरकार के लिए काम करते हैं जो गूल को पकड़ लेते हैं। अब हम वॉल्ट नंबर 4 को देखते हैं और इसी वॉल्ट में लूसी और मैक्स होते हैं। मैक्स के कंधे से वो लोग दांत निकाल देते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, दांत। वो लोग गोली के जगह दांत यूज कर रहे थे। बर्डी नाम की औरत उन लोगों को बता रही होती है कि जब तक वो ठीक नहीं हो जाता वो यहाँ से नहीं जा सकता। मैक्स को उन लोगों की बात माननी पड़ती है और बर्डी बताती है कि हमें मैक्स का आर्मर भी मिला जो मेरी टीम ला ही रही होगी। लूसी उससे कहती है कि यहाँ आकर काफी अच्छा लग रहा है, पता नहीं तुम ऊपर गई हो या नहीं क्योंकि वहाँ चीजें बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। बर्डी कहती है मैं ऊपर ही पैदा हुई थी और वो कहती है वो भी उसी शहर में रहती थी जो बॉम्ब से तबाह हो गया, शेडी सैंड्स, लेकिन वो खुद को खुशकिस्मत मानती है कि उसे ये जगह मिल गई। लूसी और मैक्स एक ही कमरे में रह रहे थे और मैक्स उसे कहता है तुम्हारी खुशबू अच्छी है, जिस पर वो चौंक जाती है और वो उसे पूछती है क्या तुम सेक्स करना चाहते हो। मैक्स मना करता है क्योंकि उसने कभी नहीं किया। उसे लगता है कि जब उसका प्राइवेट पार्ट बड़ा हो जाता है तो काफी अजीब लगता है, मगर लूसी कहती है ये नॉर्मल है। मैक्स कहता है मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं ब्रदरहुड का हिस्सा हूँ। दोनों बैठकर खाना खा रहे थे लेकिन मैक्स यहाँ वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ के लोग उसे फंसाना चाहते हैं, मगर लूसी तो यहाँ वापस आकर काफी अच्छा फील कर रही थी। मैक्स को यहाँ सब कुछ अजीब लग रहा था क्योंकि यहाँ के लोग हंस रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। लूसी उसका हाथ पकड़ के कहती है ये नॉर्मल है, जैसे कि ऊपर तुम मेरी मदद कर रहे थे। फिर वहाँ पर वहाँ का ओवरसियर आता है जिसका नाम है बेंजामिन और उसका सिर्फ एक ही आंख है, वो भी सिर के बीचों बीच। वो उन्हें यहाँ का नियम बता देते हैं कि लेवल 12 में जाना मना है और लूसी एक आदमी को देखती है जो अपना टोपी हटाता है तो उसके सिर पर नाक था जो काफी उसे अजीब लग रहा था। फिर दोनों बात कर रहे होते हैं कि पता नहीं आखिर लेवल 12 में क्या होगा। एक औरत बगल से गुजरती है जिसकी आंखें एकदम ब्लू कलर की होती है। उन्हें लगने लगता है कि यहाँ सच में कुछ तो अजीब है। गवर्नमेंट एजेंट गूल को पकड़ के ले जा रहे थे और वो अपने फ्लैशबैक को याद करता है जब वो अपनी पत्नी बार्ब के साथ वक्त बिता रहा था। वो वहाँ अपनी पत्नी बार्ब से कहता है कि वो एक्टिंग छोड़ने के बारे में सोच रहा है और वो खुद का एक फार्म खोलना चाहता है और असली का काउबॉय बनना चाहता है। बार्ब कहती है कि वो बर्ड के साथ काम करना चाहती है ताकि उनके परिवार को अच्छे वॉल्ट में जगह मिल सके। कूपर एक बार में था और वहाँ पर भी युद्ध के बारे में खबर चल रही थी और वहाँ उसका दोस्त चार्ली आता है जो पार्टी में नहीं आया। दोनों आपस में बात करने लगते हैं और चार्ली भी वॉल्ट टेक्नोलॉजी कंपनी के बारे में कहने लगता है कि वो सभी के सभी लोग शैतान है, मगर कूपर की पत्नी बार्ब वहाँ काम करने लगी थी इसलिए कूपर को नहीं लगता कि वो कंपनी सच में इतनी बुरी है। चार्ली बताने लगता है कि सरकार ने लोगों की जान बचाने के लिए वॉल्ट टेक कंपनी को जिम्मेदारी दी है और अगर ये जंग होगी तभी तो इंसान वॉल्ट को खरीदेंगे, मतलब कि वो कंपनी चाहती है कि ये जंग जरूर हो। वो बताता है कि ये कंपनी $1 बिलियन की है और सोच अगर युद्ध के बाद यहाँ की सरकार खत्म हो जाती है तो सभी पर यही कंपनी कंट्रोल करने लगेगी। मगर कूपर को लगता है कि चार्ली कुछ ज्यादा ही सोच रहा है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। चार्ली अपने दोस्त को एक कार्ड देता है और कहता है अगर तुझे सच जानना है तो इस मीटिंग में आ जाना। एक शाम के समय वॉल्ट टेक कंपनी से बार्ब के लिए कॉल आता है लेकिन कूपर कहता है मेरी पत्नी शाम को काम नहीं करती और वो फोन रख देता है। वो लोग डिनर करने के लिए बैठते हैं तो वो अपनी पत्नी को बता देता है तुम्हारे असिस्टेंट हेनरी का कॉल आया था। बार्ब इस बात को लेकर परेशान थी कि पता नहीं उसकी बेटी वॉल्ट में कुत्ते के बिना कैसे रहेगी क्योंकि कंपनी की पॉलिसी है वहाँ पेट अलाउड नहीं है। कूपर थोड़ा सा नाराज हो जाता है कि पता नहीं ऐसे नियम बना कौन रहा है कि वॉल्ट में कुत्ते अलाउड नहीं है। इस पर उसकी पत्नी भी कहने लगती है कि मैं उस कंपनी में काम कर रही हूँ ताकि हम लोग मिलकर दुनिया को न्यूक्लियर युद्ध से बचा सकें, लेकिन तुम तो बस यहाँ से भागना चाहते हो, अपना फार्म खोलना चाहते हो, लेकिन अगर बॉम्ब गिर गया तो कुछ भी नहीं बचेगा। वो कहती है कि मैं अपने परिवार को बचाने के लिए कुछ भी करूंगी। कूपर अपनी पत्नी से माफी मांगता है क्योंकि वो समझ गया था कि बार्ब बस अपने परिवार के लिए तो सब कर रही है। प्रेजेंट में हम लूसी
लूसी को देखते हैं जो बेंजामिन से बात कर रही थी और बेंजामिन अपने बारे में बता रहा था कि उसकी 5 पुश्ते वॉल्ट में ही रही हैं और बेंजामिन ऊपर रह रहे लोगों को नापसंद करता है क्योंकि वो उसके जोक को सीरियसली ले लेते हैं। लूसी पूछती है कि आखिर तुम्हारा जोक क्या था। बेंजामिन कहते हैं बम हो या बॉम्ब दोनों फटते हैं। बेंजामिन लूसी को वहां से जाने को बोलता है और मैक्स अपने सूट को देख रहा था। वो एक आदमी को देखता है जो वहां बल्ब लगा रहा था और उसे पूछता है कि तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी के लिए पावर्स कहाँ से मिलते हैं। इसके बाद मैक्स एक बड़े से कमरे में आता है और देखता है कि वहां पर बहुत सारे फ्यूजन कोर होते हैं जो इस जगह को यानी कि इस वॉल्ट को पावर करते हैं। फिर वहां पर बर्डी आ जाती है और मैक्स से कहने लगती है कि तुम्हें यहाँ तो अच्छा ही लग रहा होगा। वो मैक्स को समझाती है अपने मन के अंदर से शक को निकाल दो, बोझ कम हो जाएगा, लोगों पर भरोसा करना सीखो। और वो उसे उसका डिवाइस देती है और कहती है कि अब तुम अपने कमरे में जाओ और फ्रेश हो जाओ, तुम्हें अच्छा लगेगा। उसके बाद मैक्स अपने कमरे में आता है जहाँ उसके लिए कुछ चॉकलेट्स रखे हुए थे और टीवी भी लगा हुआ था। उसके बाद वो नहाने लगता है और जब वो चॉकलेट खाता है तो वो उसे काफी अच्छा लगता है। दूसरी तरफ लूसी एक क्लासरूम में जाती है और वहाँ उसे शेडी सैंड्स शहर का मॉडल बना हुआ दिखता है, वही शहर जिसे बॉम्ब से तबाह कर दिया गया। फिर सभी लोग कहीं जा रहे होते हैं और एक डॉक्टर से जब वो पूछती है तो डॉक्टर बताता है कि ऊपर रहने वाले लोगों की कोई परंपरा है, इसलिए वो भी ये ट्रेडिशन देखने के लिए चली जाती है। गवर्नमेंट एजेंट गूल को पकड़ के अपने बॉस सोरेल के पास लाते हैं और गूल अपने कटे हुए उंगली को सीलने लगता है। सोरेल उसे पूछता है कि आखिर तुम 200 साल से जिंदा कैसे हो, क्या तुम अभी भी उन्हें ढूंढ रहे हो। गूल उसे बदतमीजी से बात करता है जिस पर उसके लोग उसे मारते हैं और कहते हैं कि तमीज से बात कर, ये सरकार के प्रेसिडेंट हैं और उन लोगों ने गूल को इसीलिए पकड़ा है क्योंकि गूल ने उन 2 लड़कों को मारा जो ह्यूमन पार्ट्स की कालाबाजारी करते थे, इसीलिए वो गूल को अरेस्ट कर लेते हैं। लेकिन गूल दोनों शेरिफ को मार डालता है और वहां पर वो मोल्डावेर की तस्वीर देखकर पूछता है कि इस औरत की तस्वीर यहाँ क्यों लगी हुई है। इसके बाद फिर से हम वॉल्ट के अंदर देखते हैं जहाँ सभी लोग एक ट्रेडिशन पूरा करने के लिए आए हुए थे। फ्लैशबैक में पर अपने दोस्त के बताए हुए जगह पर पहुंच जाता है एक मीटिंग को अटेंड करने और ट्रेडिशन पूरा करने के लिए सभी लोग अपने कपड़े उतारने लगते हैं और वो लोग जगत माता की पूजा करने लगते हैं और ये सब देखकर लूसी थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है। बर्डी वहां पर चैंटिंग करने लगती है, शेडी सैंड्स को जिंदा करेंगे, खून बहेगा। ये सब सुनने के बाद लूसी वहां से चली जाती है। कूपर की मुलाकात वहां मोल्डावेर से होती है और पूजा के दौरान भी सभी लोग जगत माता जिसे बुला रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि मोल्डावेर है। लूसी ये देखकर हैरान हो गई थी। उसके बाद वो टाइटस मतलब के मैक्स के पास जाती है बताने के लिए कि यह जगह बहुत अजीब है, लेकिन मैक्स को देखकर लगता है कि उसे अब इस जगह से प्यार हो गया। वो लूसी से पूछता है क्या तुम सेक्स करना चाहती हो। वो कहती है नहीं, फिलहाल यहाँ से निकलना है। लेकिन मैक्स तो जैसी उसकी बात सुनता ही नहीं क्योंकि यहाँ उसे अच्छा खाना, अच्छे कपड़े पहनने को मिल रहे हैं, तो यहाँ से वो जाने का क्यों सोचेगा। लूसी वहाँ से चली जाती है और पहुंच जाती है लेवल 12 में जहाँ जाने से मना किया गया था। वहाँ पर उसे एक बहुत बड़ा सा जानवर का बॉडी मिलता है और इंसान के कटे हुए बॉडी पार्ट्स। फिर वहाँ पर एक वीडियो चलती है जिसमें एक औरत चेयर पर बैठी हुई थी और पानी के अंदर कुछ आदमखोर मछली उस औरत को खाने लगते हैं और वही चेयर लूसी के पीछे ही था। तो वहाँ पर वो पॉड्स देखती है जिसके अंदर इंसान होते हैं, मगर तभी वहाँ पर कोई आ जाता है। जब वो आदमी रीडिंग लेने लगता है तो वो लूसी को वहाँ देख लेता है, इसीलिए लूसी उसके ऊपर एक एसिड फेंक देती है और सभी लोगों से लड़ती है। लेकिन आखिर में बर्डी उसके सामने आती है और मैक्स टीवी देख रहा था और उसे ये सब काफी अच्छा लग रहा था। अब इसके बाद हम बंजर रेगिस्तान में 2 लोगों को देखते हैं जो रेत के अंदर कुछ ढूंढ रहे थे। वो दोनों बाप बेटे हैं और जब दोनों अपने घर पहुंचते हैं तो वो लोग देखते हैं कि गूल उनके किचन में बैठकर खाना खा रहा था। वो आदमी अपनी बेटी सैंड्रा को बुलाता है लेकिन सैंड्रा को कुछ नहीं हुआ, वो ठीक है। वो दोनों किसानों के लीडर हैं और वो गूल से कहते हैं कि तुम जो जानना चाहते हो मैं तुम्हें बताऊंगा, बस मेरे बच्चों को कुछ मत करना। वो किसान बताने लगता है कि उसका एक बड़ा बेटा भी है जिसका नाम रूफस है। गूल लड़के से कहता है कि इसका मतलब तुम्हारा नाम टॉमी है। पिता को लगने लगता है जरूर टॉमी ने कुछ तो गलत किया है। गूल टॉमी से जानना चाहता है कि उसके बड़े भाई जिसके साथ रह रहा है वो औरत कहाँ है। वो औरत कोई और नहीं बल्कि मोल्डावेर है। टॉमी ना चाहते हुए भी बता देता है कि वो ऑब्जर्वेटरी में है। गूल टॉमी से पूछता है कि तेरे बड़े भाई के साथ जो किया उसका बदला तू लेगा नहीं। टॉमी बंदूक उठा लेता है और गूल उसे गोली मार देता है और वहां से चला जाता है। अब हम उसी मीटिंग को देखते हैं जहाँ मोल्डावेर लोगों के सामने स्पीच दे रही थी और सभी को बता रही थी कि लोग ऐसा सोचते हैं कि न्यूक्लियर बॉम्ब गिरने के बाद ये देश खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा है नहीं। कूपर वहां से जाने लगता है क्योंकि उसे ये सब बकवास लग रहा था। इसके बाद दोनों में कहासुनी हो जाती है क्योंकि मोल्डावेर वॉल्ट टेक कंपनी के खिलाफ थी क्योंकि ये कंपनी दुनिया के अंत के नाम पर करोड़ों कमा रही है, लेकिन वो कंपनी कूपर को स्पॉन्सर करती है, इसीलिए कूपर उसके खिलाफ कुछ भी नहीं सुनना चाहता था। मोल्डावेर उसे कहती है कि आपकी पत्नी भी उसी कंपनी में काम करती है और यकीन मानिए मैं आपसे ज्यादा आपकी पत्नी के बारे में जानती हूँ। वो कूपर को एक हियरिंग डिवाइस देती है जिससे वो चाहती है कि कूपर अपनी पत्नी पर जासूसी करे। अब प्रेजेंट में लूसी को अरेस्ट करके रखा गया था और वो चिल्ला रही होती है कि तुम उन औरतों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ये तो जुल्म है। इसीलिए वो लोग उसे एक वीडियो दिखाते हैं और उसमें साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लेकिन तभी एक बहुत बड़ा जानवर गल पर आजाद हो जाता है और वो सारे साइंटिस्ट को मार डालता है। बेंजामिन लूसी से पूछता है कि तुम्हारे वहाँ कौन सा एक्सपेरिमेंट हुआ। लूसी कहती है मेरे वहाँ कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ। ये सुनने के बाद वो लोग लूसी को अरेस्ट कर लेते हैं। मैक्स ये सब कुछ होता हुआ देखता है। इसके बाद वो उठता है लूसी को बचाने के लिए। थैडियस सारा सामान लेकर एक जगह बैठ जाता है आराम करने और उसके साथ साइंटिस्ट का कुत्ता भी था, लेकिन उसका पैर बुरी तरह से घायल हो गया था क्योंकि मैक्स ने उसके पैर को कुचल दिया था। वो कुत्ते से भी बहुत परेशान था, इसलिए थैडियस उस कुत्ते को एक बॉक्स में बंद कर देता है। लूसी को सजा देने के लिए लाया जाता है और बेंजामिन
बेंजामिन एक बड़ा सा तलवार निकाल लेता है। लगता है अब लूसी नहीं बचेगी, लेकिन तभी बेंजामिन उस तलवार से लूसी के हाथ के रस्सी को काट देता है और लूसी की सजा ये है कि उसे वापस ऊपर जाना पड़ेगा और ऊपर ही वो रहेगी, यही उसकी सजा है। यहाँ तक कि वो लूसी को 2 हफ्ते का राशन भी दे रहे हैं। वॉल्ट के लोग सच में कितने अच्छे हैं। मैक्स फ्यूजन कोर निकाल लेता है जिससे वहाँ की बिजली चली जाती है और बैकअप पावर शुरू हो जाता है। मैक्स फ्यूजन कोर को अपने सूट में इस्तेमाल करता है जिससे वो अपना सूट चला पा रहा था और वो लूसी को बचाने के लिए वहाँ पर सभी को मारने लगता है, लेकिन लूसी उसे कहती है मारो मत, ये लोग मुझे जाने दे रहे हैं। अब दोनों बाहर आते हैं, लेकिन लूसी उसे समझाती है कि बिना फ्यूजन कोर के इनकी बिजली ज्यादा दिन नहीं टिकेगी, वो लोग मर जाएंगे। इसलिए उसकी बात मानकर मैक्स फ्यूजन कोर को निकाल लेता है और वापस वॉल्ट में फेंक देता है ताकि वो सभी मर ना जाएं। अब ये देखकर लूसी के मन में फीलिंग्स जागने लगती है और वो मैक्स मतलब के टाइटस को बताने लगती है कि बाहर की दुनिया में तुम्हारे जैसा मैंने किसी को नहीं देखा, तुम एक नेक इंसान हो। मैक्स उसे बता देता है कि मेरा नाम टाइटस नहीं मैक्स है। टाइटस उस इंसान का नाम था जो ये सूट पहना करता था। मैंने उसे मरने दिया क्योंकि वो मुझे टॉर्चर करता था। मैंने तुमसे झूठ बोला, इसीलिए तुम जो सोच रही हो कि मैं अच्छा इंसान हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लूसी थोड़ी उदास हो जाती है, मगर वो कहती है कि मैंने भी एक निर्दोष आदमी के ऊपर एसिड फेंक दिया। ये जगह है ही ऐसी, ये 2 हफ्ते में मैं क्या से क्या हो गई। लूसी उसे पूछती है क्या तुम मेरे साथ आके रहोगे? मैक्स हाँ कहता है। वो लोग वहाँ से निकलते हैं और साइंटिस्ट के सिर को ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं। थेडियस रेडियो सुनते हुए चल रहा था और उसे देखकर एक आदमी उसके पीछे आ जाता है और कहता है मैं डॉक्टर हूँ और मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। और वो थेडियस से पूछता है कि कटा हुआ सिर लेकर पहली बार किसी को घूमते हुए देखा। फिर वो डॉक्टर उसे अपने फार्मेसी में लेकर आता है। डॉक्टर इलाज करने के लिए मान जाता है, लेकिन बदले में उसे फीस चाहिए। थेडियस उसे फ्यूजन कोर देता है जो मैक्स के सूट का है, जिसे डॉक्टर खुश हो जाता है और वो फटाफट थेडियस के पैर को ठीक कर देता है एक दवाई लगाकर। और वो उसे शेडी सैंड्स का पता बता देता है। नॉर्म जेल में खाना डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम कर रहा था और जितने भी कैदी होते हैं वो कुछ समय के बाद मर जाते हैं, जिससे बेटी बहुत ज्यादा गुस्से में थी और इस सब का इल्जाम वो नॉर्म पर लगाती है। इसके बाद कुछ लोगों को वॉल्ट 32 में जाने का मैसेज आता है और स्टेफनी ये खबर सुनकर बहुत ज्यादा खुश थी कि उसके हस्बैंड के कातिल मारे गए। अब वो चैट के साथ वॉल्ट 32 में नई शुरुआत करने वाली है, मगर नॉर्म चैट से पूछता है क्या हमने जो कुछ भी देखा तुम उसे अनदेखा कर दोगे? वो चैट को बुजदिल कहता है। दूसरी तरफ गूल गैस स्टेशन के पास पहुंच जाता है जहां थेडियस कुत्ते के साथ आया था और उसे बॉक्स में कुत्ता मिल जाता है। फिर हम फ्लैशबैक में कूपर को देखते हैं जो मोल्डावेयर के दिए हुए डिवाइस को अपने पत्नी के पिप बॉय मतलब के हाथ वाले डिवाइस में लगा देता है, मगर बाद में वो डिवाइस डस्टबिन में वो फेंक देता है। फिर एक रात टीवी में वो वॉल्ट वाले वीडियो को देख रहा था जिसमें कुछ साइंटिस्ट बात कर रहे होते हैं कि वो कैसे दुनिया पर राज करने वाले हैं, इसलिए वो डस्टबिन में से डिवाइस निकाल लेता है और उसे काफी गुस्सा आ रहा था। सच में ये लोग कैसे इंसान हैं कि वॉल्ट में कुत्ते अलाउड नहीं है। थेडियस रेडियो स्टेशन के पास बैठा हुआ था क्योंकि उसने अपने ब्रदरहुड के लोगों से कांटेक्ट किया जो अब उसे लेने के लिए आने ही वाले होंगे। कुछ समय के बाद वहां पर लूसी और मैक्स पहुंच जाते हैं और थेडियस ताबड़तोड़ उन पर गोली चलाता है, लेकिन एक भी गोली उन दोनों पर नहीं लगती। लूसी कहती है तुम्हारे पास जो सिर है वो हमें चाहिए, मगर थेडियस देने से मना करता है और वो एक कदम पीछे जाता है, लेकिन एक ट्रैप लगा हुआ था जिससे एक तीर निकलती है और उसे गले में घुस जाती है। वो घबरा जाता है, लेकिन वो सोचता है कि वो मरा क्यों नहीं। वो तीर को निकाल लेता है तो मैक्स ये देखकर कहता है लगता है तुम गूल बन गए हो। थेडियस के घाव अपने आप भर जाते हैं और वो समझ गया था कि जरूर उस डॉक्टर ने उसे कुछ ऐसा दवाई दिया जिससे वो ऐसा बन गया। तब आखिर में वहां पर ब्रदरहुड के लोग पहुंचने वाले थे, लेकिन अब थेडियस डरने लगा था क्योंकि ब्रदरहुड को पता चलेगा कि वो गूल बन गया है तो वो लोग उसे मार डालेंगे। मैक्स उससे सिर ले लेता है और थेडियस को वहां से जाने देता है। मैक्स वहां पर पड़े एक लाश के सिर को उठा लेता है और कहता है कि ब्रदरहुड को सिर चाहिए तो मैं उन्हें सिर दूंगा। और वो साइंटिस्ट का सिर लूसी को देकर कहता है तुम अपने डैड को ढूंढने के लिए निकल जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। जाने से पहले दोनों किस करते हैं और वॉल्ट 33 से 32 में कुछ लोगों को भेजा जा रहा था, लेकिन वूडी जाने से मना करता है, फिर मान जाता है और बेटी अनाउंस करती है कि वॉल्ट 32 की ओवरसियर होगी स्टेफनी। इसके बाद गेट खुलता है और कुछ लोग वॉल्ट 32 की तरफ चले जाते हैं। नॉर्म वॉल्ट 33 में अकेला पड़ गया था और वो किसी तरह कंप्यूटर में सिक्योरिटी बाईपास करके वॉल्ट 31 के ओवरसियर से बात करता है और उनसे कहता है मुझे 31 में आना है क्योंकि सब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं चल रहा, इसलिए ओवरसियर उसे तुरंत 31 की तरफ बुलाते हैं। फिर वो वॉल्ट 31 के अंदर चला जाता है और गेट बंद हो जाता है। उसे अंदर कोई भी नहीं दिख रहा था, लेकिन जो सामने था उसे देखकर वो शॉक्ड हो जाता है। अब हम मैक्स को देखते हैं जिसे ब्रदरहुड ऑफ स्टील के लोग लेकर जा रहे थे। वो अपने बेस तक पहुंच जाता है जहां सभी लोग उसके आने का इंतजार कर रहे थे। वो अपने मास्टर फिलिक्स को साइंटिस्ट का कटा हुआ सिर दिखाता है, लेकिन ये तो साइंटिस्ट का सिर था ही नहीं। फिलिक्स उसे पूछता है तुम्हारा नाइट कहाँ है? मैक्स कहता है वो मर गया। मास्टर पूछते हैं तुम्हारे साथ रहने वाले हर कोई के साथ ऐसा ही क्यों होता है? वो लोग तुरंत डिटेक्ट कर लेते हैं कि उस कटे हुए सिर में कोई डिवाइस नहीं है, मतलब कि मैक्स ने झूठ कहा, उसे सजा मिलने वाली है। मैक्स गिड़गिड़ाने लगता है कि मैं आपको वहां तक लेकर जा सकता हूँ जहाँ पर साइंटिस्ट का सिर मिलेगा। डैन को अपने दोस्त के लिए काफी बुरा लगता है और वो अपने मास्टर से माफी मांगती है कि इसे छोड़ दीजिए, इसलिए वो मैक्स को छोड़ देते हैं और मास्टर उसे समझाते हैं कि तुम पहले नाइट नहीं हो जो अपने आका का सूट पहनना चाहते थे। टाइटस को किसने मारा? मैक्स कहता है वो भागते हुए मर गया। टीचर को चिंता हो रही थी क्योंकि उनका ब्रदरहुड कमजोर पड़ रहा था, क्योंकि पहले बंजर जमीनों में उनकी हुकूमत थी, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मैक्स से कहते हैं कि अगर हमें वो चीज मिल गई जो साइंटिस्ट के सिर के अंदर है तो हम दोबारा से ब्रदरहुड को शुरू करेंगे। लूसी जो कटे हुए सिर को लेकर मोल्डावेयर के बेस तक पहुंच जाती है, उसे अपने डिवाइस में भी दिख रहा था कि वो अपने डेस्टिनेशन तक आ गई। उसे अंदर लाया जाता
है और उसे देखकर सभी लोग थोड़े हैरान थे। दूसरी तरफ गूल कुत्ते के साथ रेगिस्तान में भटक रहा था। फिर हम जाते हैं फ्लैशबैक में, जहाँ कूपर अपनी पत्नी के साथ वॉल्टेक कंपनी के बिल्डिंग के बाहर आता है जहाँ उसकी पत्नी काम करती है। वो बिल्डिंग के अंदर चली जाती है। फिर वहाँ पर चेयरमैन बर्ड आता है और कूपर की पत्नी देखती है कि उसका पिप बॉय ठीक से काम नहीं कर रहा, जिस पर बर्ड कहता है अंदर किसी से चेक करवा लो, मगर बार्ब कहती है मेरा ये डिवाइस किसी को कोई इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट कर रहा है। बर्ड कूपर को बताने लगता है कि उसने एक और प्रोजेक्ट शुरू किया है ताकि वो इंसानों के लाइफ स्पैन को बढ़ाने का तरीका खोज सके, लेकिन कूपर को इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो डिवाइस के जरिए अपनी पत्नी की जासूसी कर रहा था, लेकिन क्लियर आवाज नहीं आता, इसलिए वो अच्छे से जासूसी करने के लिए बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। लूसी अंदर जाकर देखती है कि पिंजड़े में उसके पापा कैद थे और मोल्डावेर उसका स्वागत करती है और गूल मोल्डावेर के साथ बैठकर नाश्ता कर रही थी। लूसी मोल्डावेर को साइंटिस्ट का सिर दे देती है और कहती है अब मुझे मेरे डैड को ले जाने दो। मोल्डावेर साइंटिस्ट के सिर के अंदर से वो डिवाइस निकालती है जो फ्लैश कर रहा था। मोल्डावेर लूसी से कहती है कि क्या तुम्हें तुम्हारे पिता के बारे में सच्चाई पता है? हैंक कहता है तुम उसकी बात मत सुनो। मोल्डावेर कहने लगती है तुम्हें क्या लगा तुम्हारे पिता का जन्म वॉल्ट में हुआ था? नॉर्म वॉल्ट 31 के अंदर आता है तो उसे एक रोबोट दिखता है जो इंसानी ब्रेन का इस्तेमाल करके चल रहा था। वो कहने लगता है कि तुम तो बेटी नहीं हो, तुम कौन हो? नॉर्म कहता है मैं हैंक का बेटा हूँ। फिर वो रोबोट इंजेक्शन निकाल लेता है और नॉर्म आगे बढ़ता है और एक दरवाजा खुलता है। फ्लैशबैक में कूपर वॉल्ट टेक हेडक्वार्टर के अंदर था और एक औरत उसे बताती है कि आपकी पत्नी के साथ हेनरी नाम का असिस्टेंट काम करता है और वो आपका बहुत बड़ा फैन है, एक बार उसे मिल लीजिए। उसके बाद मीटिंग में देखते हैं जहाँ पर दुनिया के बड़े बड़े कंपनी के चेयरमैन बैठे हुए थे और वो सभी वॉल्ट के बारे में बात कर रहे थे जिनमें उन सभी कंपनी का शेयर होने वाला था। लेकिन कुछ लोग पूछते हैं कि अगर सब कुछ खत्म होने के बाद अगर हम बाहरी दुनिया में आते हैं और लोग अगर जिंदा होते हैं तो क्या होगा? तब तो वॉल्ट का होना बेकार हो गया। बर्ड कहता है कि वॉल्ट में जिंदा रहने के लिए जितने भी राशन चाहिए वो लंबे समय तक टिकेगा और तब तक ऊपर रहने वाले लोग खत्म हो जाएंगे। उनका सबसे बड़ा हथियार होगा वक्त। वॉल्ट में लोग ज्यादा जीकर अपने दुश्मनों से जीत जाएंगे। ये सब सुनकर कूपर अंदर से हिल गया था। दूसरी तरफ दूसरे कंपनी के लोग इस बात को लेकर इतने श्योर नहीं थे, लेकिन तभी कूपर की पत्नी बार्ब बताने लगती है कि मेरी एक बेटी है, हम सबका एक परिवार है और उस परिवार के फ्यूचर के बारे में हमें अभी सोचना है। नॉर्म अंदर जाकर एक बटन दबाता है और हर जगह लाइट जलने लगती है और वहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट हुआ था बर्ड्स बर्ड नाम करके, जहाँ देखते हैं कि आर्टिफिशियली इंसानों को बड़ा किया गया था ताकि न्यूक्लियर युद्ध के बाद भी इंसानियत खत्म ना हो और उनमें से नॉर्म के डैड हैंक भी हैं, बाकी के ओवरसीयर्स भी। मीटिंग में बताया जाता है कि वो लोग 3 इंटरकनेक्टेड वॉल्ट बनाएंगे और ऐसे ही कई सारे वॉल्ट देश भर में बनाए जा चुके हैं जहाँ बड़े बड़े लीडर्स इंसानियत को अपनी तरह आकार दे पाएंगे, परफेक्ट बना पाएंगे। नॉर्म को ये सब देखकर झटका लगता है और रोबोट से पूछता है कि क्या वॉल्ट 32 और 33 इंसानों को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है? रोबोट बताता है ऐसा नहीं है। वो कहता है कि एक तरह से हम इन वॉल्ट में इंसानों को ब्रीड करते हैं ताकि वो आगे चलकर सुपर मैनेजर बने। ऐसे लोग जो हमेशा पॉजिटिव सोच रखते हैं वही लोग अर्थ पे राज करेंगे जब ऊपर सब कुछ खत्म हो जाएगा। मीटिंग में सभी लोग अपनी अपनी राय दे रहे थे और सोच रहे होते हैं कि क्या उनका मिशन पूरा होगा। बार्ब कहती है कि ये मिशन जरूर पूरा होगा क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब हम खुद गिराने वाले हैं। ये सुनकर कूपर का होश उड़ गया था और तभी उसे मिलने के लिए हेनरी आता है और वो काफी अजीब दिख रहा था और थोड़ा पहचाना भी, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि लूसी के डैड हैंक हैं जो पहले कभी कूपर की पत्नी बार्ब का असिस्टेंट हुआ करता था। लूसी अपने पिता का सच जानकर उसे तो यकीन नहीं हो रहा था और वो मोल्डावेर से पूछती है कि मेरी माँ के बारे में आप क्या जानती हैं? वो कहती है तुम्हारी माँ बहुत उत्सुक रहती थी और वही गुण तुम्हारे अंदर भी है, इसीलिए तुम ऊपर आ गई। मैक्स जान बचाने के लिए डैन को थैंक यू कहता है और वो डैन को बताता है कि वो लूसी से बाहर मिला था और उसी को बचाने के लिए वो वापस जाने वाला है और उसी के साथ वो सेटल हो जाएगा उस जगह जहाँ लोग बहुत भोले हैं और वहाँ कोई युद्ध नहीं है। मगर डैन उसे कहती है कि यहाँ से कोई नहीं निकल सकता। फिर वो सभी लोग निकलते हैं उस साइंटिस्ट के सिर को ढूंढने के लिए। मोल्डावेर लूसी को बताने लगती है तुम्हारी माँ ने पता लगा लिया था कि ऊपर लोग शहर बसा चुके हैं, लेकिन लोग उसे पागल कहने लगे और तभी तुम्हारी माँ को एहसास हुआ कि उनके पति मतलब तुम्हारे पिता कुछ छुपा रहे थे, इसलिए वो वॉल्ट से भाग गई जैसे तुम बाहर आ गई। फिर तुम्हारे पिता तुम्हारी माँ के पीछे गए और जब तुम्हारी माँ ने आने से इनकार कर दिया तो तुम्हारे पिता ने वहाँ रह रहे बच्चों को छीन लिया और पूरे शहर को तबाह कर दिया। वही शहर शेडी सैंड्स। वॉल्टेक हमेशा से यही करता आ रहा है। मोल्डावेर उसे कहती है कि तुम मेरे लिए जो लेकर आई थी जो साइंटिस्ट के सिर के अंदर था वो कोल्ड फ्यूजन है, उसमें बेशुमार एनर्जी है, हम फिर से इस दुनिया की शुरुआत कर सकते हैं। हैंक गिड़गिड़ाने लगता है कि एक बार उसकी बात सुन लेने, मगर लूसी इन बातों को और जो उसने बाहर देखा उन चीजों को अनदेखा और अनसुना नहीं कर सकती थी और वो जानना चाहती थी कि उसकी माँ के साथ क्या हुआ। मोल्डावेर कहती है तुम्हें पता है तुम्हारी माँ के साथ क्या हुआ? देखते हैं कि वहाँ जो टेबल पर गूल बैठी हुई थी वही असली में लूसी की माँ रोज है। वो उन्हें देखते ही रहती है और उससे अब अपने पिता पर घिन आने लगी थी। हैंक से कोड लेने के बाद वो लोग कोल्ड फ्यूजन को शुरू करते हैं जिसके अंदर बहुत ताकत है। नॉर्म वापस अपने घर जाने लगता है लेकिन रोबोट उसे वापस जाने नहीं देता क्योंकि नॉर्म अब सारे राज अब जान चुका है और कहता है जाओ अपने पिता के पॉड में जाकर लेट जाओ वरना भूख के मारे मर जाओगे। हैंक अपनी बेटी से माफी मांगता है और कहता है मैंने वही किया जो जरूरी था लोगों को बचाने के लिए। कोल्ड फ्यूजन जैसे ही रेडी हो जाता है वहाँ पर ब्रदरहुड के लोग पहुंच जाते हैं और वो भी कोल्ड फ्यूजन ही चाहते थे। मोल्डावेर के लोग ब्रदरहुड के लोगों पर मिसाइल से हमला करते हैं। फिर वहाँ पर लड़ाई होने लगती है और दोनों तरफ के कई लोग मारे जाते हैं। हैंक अपनी बेटी को समझा रहा होता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। मोल्डावेर के लोगों को मारने के बाद
जब ब्रदरहुड के लोग अंदर आते हैं तो उन्हें वहाँ पर गूल मिलता है। फिर वहाँ बिजली चली जाती है और अंधेरे में नाइट्स को कुछ भी नहीं दिखता और गूल आसानी से उन पर हमला करने लगता है। मैक्स लूसी तक पहुंच जाता है और वो हैंक को आजाद कर देता है, ये जानने के बाद कि वो लूसी के पिता हैं। लूसी मैक्स को बताती है कि शेडी सैंड्स को बर्बाद करने के पीछे मेरे पिता हैं, जहाँ मैक्स ने अपने पूरे परिवार को खो दिया। वो समझ जाता है कि उससे गलती हो गई, लेकिन इससे पहले वो हैंक से लड़ पाता, हैंक सूट पहनकर मैक्स पर हमला कर देता है और उसे गिरा देता है। लूसी ये देखकर अपने पिता पर बंदूक तान देती है और अपनी बेटी से वो कहता है, देखो तुम यहाँ आकर क्या बन गई हो, तुम इतनी दूर मेरे लिए आई और अब तुम मुझे ही मार डालोगी। फिर पीछे गूल आ जाता है और वो उसे हेनरी कहकर बुलाता है और पूछता है मेरी फैमिली कहाँ है। हैंक वहाँ से भाग निकलता है और मैक्स को भी होश नहीं आ रहा था। गूल लूसी को शॉर्ट में बता देता है कि तुम जहाँ से आई हो वहाँ जो कुछ भी होता है वो सब कुछ 200 साल पहले ही तय हो चुका था और ये तुम्हारा दोस्त जब इसका ब्रदरहुड सब कुछ टेक ओवर कर लेगा तो तुम्हारे साथ तुम्हारे लोगों को सभी को खत्म कर दिया जाएगा। लूसी बंदूक उठा लेती है और अपनी माँ मतलब के गूल पर गोली चला देती है। कुछ समय के बाद मैक्स को होश आ जाता है। फिर वहाँ पर घायल मोल्डावेयर पहुंच जाती है और रोज को ढूंढने लगती है और वापस से कोल्ड फ्यूजन को एक्टिवेट कर देती है और रोज को मरा हुआ देखकर वो रोने लगती है। मोल्डावेयर और मैक्स वहाँ पर खड़े होकर सामने के नजारे को देख रहे थे और तभी बिजली वापस आने लगती है और ये सब कुछ कोल्ड फ्यूजन की वजह से हुआ था। वो मैक्स से पूछती है, क्या लगता है तुम्हारा ब्रदरहुड कोल्ड फ्यूजन को किस तरह इस्तेमाल करेगा? क्या तुम उन्हें रोक पाओगे? शायद नहीं, मगर एक बार कोशिश तो करना। मोल्डावेयर का बहुत खून बह गया था और वो वहीं दम तोड़ देती है। फिर वहाँ डैन आ जाती है और ब्रदरहुड के सभी लोग पहुंच जाते हैं और ये देख करके लीडर मर गई और ये सोच करके उस लीडर को मैक्स ने मारा। डैन वहाँ पर मैक्स को नाइट घोषित कर देती है। अब जैसा कि उसके मास्टर ने कहा था, उन्हें उनका हक वापस लड़कर जीतना पड़ेगा और शायद यही बड़ा मौका है ब्रदरहुड को दुनिया में वो दर्जा दिलाने का जो वो खो चुके थे। गूल बाहर निकलता है और लूसी भी उसके पीछे जाती है हॉलीवुड साइन की तरफ। सुबह होते ही हम हैंक को देखते हैं जो एक सेटलमेंट की तरफ पहुंचता है जिस शहर का नाम है न्यू वेगस। और इसी के साथ फॉल आउट सीजन 1 यहीं पर एंड हो जाती है। वीडियो न्यूक्लियर विस्फोट के 200 साल बाद की बर्बाद दुनिया में निहोंगलिन और परमाणु विकिरण एक बार फिर आपस में जुड़ जाते हैं। पिछले सीजन की कहानी अभी पूरी तरह सामने नहीं आई थी। लूसी पहले ही अतीत की सच्चाई से संन्यास ले चुकी थी। उसने भ्रष्टाचार विरोधी सेना के नेता से एक क्रूर सच जाना और यहाँ पता चला कि यह मानव शहर खंडहरों पर बनाया गया था। यह वही समतल जमीन थी जहाँ फादर हैंके ने परमाणु बम गिराया था। लूसी ने अपने दिल में कसम खाई कि उसे किसी भी तरह उस दूसरे पक्ष को ढूंढना होगा, लेकिन वह खुद भी नहीं जानती थी कि वह वास्तव में उसे ढूंढना चाहती है या नहीं। एक छोड़े हुए कस्बे में उसकी मुलाकात एक अप्रत्याशित व्यक्ति से हुई। कौन सोच सकता था कि मशहूर इनामी सोना शिकारी वास्तव में कुछ डाकुओं द्वारा जिंदा पकड़ लिया गया था, लेकिन उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। कूपर को इस कस्बे का दृश्य और यहाँ का पैसा साफ याद था। बीच के टॉवर पर खड़ी लूसी काफी देर तक हिचकिचाती रही। हालांकि सामने कूपर कोई अच्छा इंसान नहीं था, लेकिन दोनों पहले कई बार साथ काम कर चुके थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अकेले भाग जाए या कूपर को बचाने का तरीका ढूंढे। इन छोटे बदमाशों को अपनी इज्जत का बड़ा घमंड था और जैसे ही वे आगे बढ़े लूसी ने सीधे गोली चलाई और कूपर के शरीर पर लगा ताला तोड़ दिया। कूपर के आजाद होते ही लूसी को आगे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। डाकुओं का वह गिरोह कूपर की बंदूक से मारा गया। कूपर और लूसी पहले से ही पार्टनर थे, क्योंकि कूपर भी लापता हैंके को ढूंढना चाहता था। परमाणु विस्फोट से पहले हैंके कूपर की पत्नी का सहायक था। शायद वही कूपर की पत्नी के ठिकाने का पता लगा सके। दोनों लगातार रेगिस्तान के भीतर गहराई तक गए। उनका लक्ष्य साफ था, वह लास वेगास शहर जहाँ हैंके जाया करता था। पहाड़ी पर खड़े होकर इस उजड़े शहर को देखते हुए कूपर ने एक राज बताया। उस समय लास वेगास पर दागा गया परमाणु बम असल में हवा में ही रोक दिया गया था। यह खबर लूसी को गोली की तरह लगी। अगर सरकार परमाणु बम रोक सकती थी तो बाकी शहर खंडहर क्यों बन गए? कूपर ने एक अहम नाम लिया, रॉबर्ट हाउस। यह आदमी शरणार्थी केंद्र की वैज्ञानिक सहायता समिति का केंद्र था और दुनिया के अंत तक ले जाने वाले असली संचालकों में से एक था। लास वेगास द्वारा छोड़ा गया वाक्य याद आया कि दुनिया हमेशा कुछ गिने चुने लोगों के नियंत्रण में रहती है। लूसी को गहरा अफसोस हुआ। समय परमाणु विस्फोट से पहले 2065 में लौट गया। उस समय हाउस पहले से ही अपार धन वाला एक प्रतिभाशाली पूंजीपति था। उसके रोबोकॉप उद्योग ने मजदूरों की जगह पूरी ताकत वाली मशीनें लगा दी थी। भले ही काम बहुत स्पीड हो गई, लेकिन इससे मजदूरों का गुस्सा भड़क उठा। मजदूरों की नजर में हाईटेक उनका रोजगार छीन रहा था, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि हाउस ने अपनी जटिल गणनाओं से 12 साल बाद दुनिया को नष्ट करने वाले परमाणु युद्ध की सटीक भविष्यवाणी कर ली थी। अपने नए ब्रेन इंटरफेस इक्विपमेंट की जांच के लिए उसने भारी रकम देकर मजदूरों को प्रयोग के लिए लुभाया। गंजे मजदूर को लगा कि यह बस मजाक है और वह पैसे उठाने ही वाला था कि अचानक हाउस ने उसके मुंडी में एक मशीन चिपका दिया और अगले ही पल उस गंजे मजदूर की आंखें बदल गईं। वह काबू से बाहर हो गया और अपने साथी को मार डाला। काम खत्म करने के बाद उसने जहरीली नजर से हाउस को घूरा। जब हाउस को एहसास हुआ कि वह नियंत्रण से बाहर हो चुका है तो उसे इक्विपमेंट की शक्ति अधिकतम करनी पड़ी और गंजा आदमी खून की उल्टी करने लगा और मर गया। हाउस किस्मत वाला था, क्योंकि डिजाइन करते समय उसने एक सिक्योरिटी उपाय रखा था। समय फिर वर्तमान में लौट आया। लूसी और कूपर वीरान घाटी से गुजरते हुए आगे सड़क किनारे एक रेस्तरां देखते हैं। मेन्यू में सिर्फ एक ही चीज थी, ब्रेकफास्ट सूप। लूसी ने बड़ी मुश्किल से एक कटोरा मंगवाया, लेकिन उसका असली मकसद दुकान की मालकिन से हैंके के बारे में पूछना था। बुजुर्ग महिला द्वारा दी गई जानकारी अस्पष्ट थी। हैंके अपने बेटे को ले गया था और वह जिंदा है या मर चुका है किसी को नहीं पता। दोनों को बस उसी दिशा में जाना पड़ा जो मालकिन ने बताई थी।
थी। ये पार्टनर के लक्ष्य में शुरू से ही बड़ा अंतर दिखाता था। कूपर सिर्फ बदला लेने के लिए हैंके को मारना चाहता था, जबकि लूसी अपने पिता को अदालत में पेश करना चाहती थी। वह साबित करना चाहती थी कि नैतिक रूप से तबाह इस दुनिया में भी हर अपराधी को न्याय मिलना चाहिए। कूपर ने कोई जवाब नहीं दिया और सड़क किनारे लगे बोर्ड की ओर देखने लगा। फिल्म पोस्टर का मुख्य अभिनेता कूपर का जवान रूप था। फिर उसकी यादें पास्ट में जाती हैं। कूपर ने गलती से अपनी पत्नी और एक रहस्यमयी संगठन की गुप्त बैठक की योजना सुन ली थी। अपनी कंपनी के आखिरी शरण स्थल को बढ़ावा देने के लिए वे गुपचुप परमाणु बम लगाने की योजना बना रहे थे। इससे कूपर गहरे दलदल में फंस गया। वह सोच भी नहीं सकता था कि दुनिया का क्या होगा, इसलिए उसने यह खबर चुपचाप सरकारी एजेंट मोअर को दे दी। मोअर ने कूपर की प्रसिद्धि को अहम माना और चाहा कि वह अपनी पत्नी के साथ लास वेगास जाकर अंडरकवर बने, ताकि परमाणु बम की भविष्यवाणी करने वाले प्रतिभाशाली अमीर आदमी के करीब जाकर युद्ध का सही समय पता लगा सके। कूपर ने तुरंत हामी नहीं भरी, लेकिन घर लौटने पर रेडियो लगातार युद्ध जैसी भयावह खबरें सुना रहा था। आखिरकार कूपर ने अपना फैसला किया, अपनी पत्नी से छुपकर अकेले आगे बढ़ने का। फिर हम वर्तमान में लौटते हुए कूपर लूसी के साथ एक विशाल लोहे के फाटक तक पहुंचा। यह 24वां शेल्टर था, लेकिन काफी समय से छोड़ा हुआ। नजर घुमाते ही चारों ओर सिर्फ अंधेरा और मौत दिखती थी। कूपर ने जमीन पर इंसानों के निशान देखे और अंदाजा लगाया कि वे हैंके को ढूंढ रहे होंगे। बिना हिचकिचाए दोनों लिफ्ट में उतर गए। कमजोर रोशनी में उन्होंने जमीन पर सूखी लाशों का ढेर देखा। कूपर ने झुककर बारीकी से जांच की और पाया कि हर शरीर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से जुड़ा था। साफ था कि इस शेल्टर का संबंध उस प्रतिभाशाली अमीर आदमी से था जिसे हाउस कहा जाता था। यह चौंकाने वाला था कि परमाणु बम के बाद भी वह ब्रेन इंटरफेस उपकरण का परीक्षण कर रहा था। लूसी कंप्यूटर का डेटा देखना चाहती थी, लेकिन हार्ड ड्राइव गायब थी। तभी दीवार पर एक परछाई पड़ी। पास जाकर देखा तो वह सड़क किनारे के रेस्तरां की मालकिन का बेटा निकला। अभी उसने घर जाने की जोरदार चीख लगाई ही थी कि अगले पल उसका सिर खून से फट गया। कूपर ने तुरंत सच्चाई समझ ली। जरूर हैंके ही उसे यहाँ चूहे की तरह प्रयोग के लिए लाया था। साफ था कि उसे भी दूसरों के व्यवहार को नियंत्रित करने वाला यह उपकरण पसंद आ गया था। इसी बीच हैंके निकासी केंद्र के तकनीकी मुख्यालय पहुंच चुका था और उसके हाथ में 24वें शेल्टर से गायब हार्ड ड्राइव थी। भारी पावर आर्मर उतारकर उसने सामान्य सूट पहना और मानो परमाणु बम से पहले के अंतहीन अनुभव में लौट आया। हैंके पूरे आत्मविश्वास से अपने पूर्व वरिष्ठों को योजना समझा रहा था। अब उसके पास 24वें निकासी केंद्र के ब्रेन इंटरफेस का डेटा था और यह लैब मूल आकृतियां बनाने में माहिर थी। उसके दिमाग में एक पागल ख्याल आया कि अगर दोनों तकनीकों को मिला दिया जाए तो किसी को भी दूर से नियंत्रित करने वाला अंतिम हथियार बनाया जा सकता है। उस समय पूरी बंजर धरती परमाणु बम से तबाह हो चुकी होगी और दुनिया उसके कदमों में होगी। यह अलग बात है कि हैंके की योजना पूरी होगी या नहीं, लेकिन इस वक्त भूमिगत निकासी केंद्रों की दुनिया भी संकट में थी। 33वें निकासी केंद्र का जल शोधन चिप खराब हो गया था। प्रबंधक व्यवस्था संभालने में लगा था। पिछले सीजन देखने वालों को याद होगा कि वह रहस्यमय 31वें निकासी केंद्र से है। वहाँ तकनीकी कर्मियों का एक समूह है जो समय समय पर जाता है और दूसरे निकासी केंद्रों का प्रबंधन करता है, ताकि दुनिया के अंत के बाद भी सब कुछ कंपनी की योजना के मुताबिक चले। 32वें निकासी केंद्र के प्रबंधक का नाम फेनी था और उसके बच्चे का जन्म हुआ। बेचारा पति आखिरकार पूरा समय दूध पिलाने वाला बन गया। एक आंख वाला फेनी भी 31वें निकासी केंद्र से ही आया था। इस दिन उसने अपने वरिष्ठ से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन दोनों जगहों के बीच संचार कट चुका था। सबसे ज्यादा हताश हालत नॉर्मन की थी, जो 31वें निकासी केंद्र में घुसपैठ कर चुका। वह मेजबान लूसी का भाई था और पिछली सीजन के अंत में उसने वहां के कई राज जान लिए थे। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, उसकी मुलाकात ब्रेन रोबोट बार्ड से हुई, जो यहाँ का बुद्धिमान प्रबंधक था। समय समय पर वह किसी स्लीपर को जगाकर दूसरे केंद्रों का प्रबंधन करवाता था। बेचारा नॉर्मन यहाँ फंस गया था। न कोई भोजन, न हमला करने का साधन, बस लोहे की पाइप से टपकता थोड़ा पानी। बार्ड उसे लगातार समझाता रहा कि तय की गई किस्मत को स्वीकार कर ले। आखिर 31वां, 32वां और 33वां निकासी केंद्र पिछली सभ्यता और सभी संसाधनों का नतीजा थे। एक उल्टी दिशा में चलने वाला आदमी क्या कर सकता था? बार्ड ने नॉर्मन को दो विकल्प दिए, या तो अपने पिता द्वारा छोड़े गए फ्रीजर में लेट जाए और शून्य के महान भविष्य का इंतजार करे, या खुद को एक इंजेक्शन लगाए जिससे उसका शरीर तुरंत धूल में बदल जाए। लेकिन नॉर्मन ने आज्ञाकारी मोहरा बनने से इनकार कर दिया। भले ही लंबे समय से भूखा रहने से उसका शरीर कमजोर हो चुका था, फिर भी उसे विश्वास था कि वह कुछ कर सकता है। न जाने कहां से हिम्मत जुटाकर वह मुख्य नियंत्रण मंच तक गया और अनिश्चित रूप से स्विच दबा दिया। पता चला कि वह सभी स्लीपर्स को जगाना चाहता था ताकि ये सारे शहर के शैतान जाग उठे। याद रखना चाहिए कि आखिरी दिन के निकासी केंद्रों के शीर्ष प्रबंधकों को छोड़कर बाकी सब उस अंत दिवस योजना के निवेशक थे। उनका जागना अच्छा संकेत नहीं था, लेकिन मौजूदा हालात से बुरा भी नहीं। ऊपर से हैंके जिस माइक्रो कंट्रोल उपकरण का साक्षात्कार करने वाला था, उसके सामने दूसरे शेल्टरों के बचे लोग सिर्फ प्रयोग के चूहे थे। खाली आसमान कभी छोड़ता नहीं और सबसे अंधेरा पल शायद बस आने ही वाला है। यह फॉलआउट के दूसरे सीजन का पहला एपिसोड है। यह शो उन दर्शकों के लिए बिल्कुल नहीं है जिन्होंने पहला सीजन नहीं देखा। पहले एपिसोड में ही कई कहानी एक साथ चलते हैं और समय आगे पीछे होता रहता है, जो देखने के अनुभव को काफी प्रभावित करता है। अगर आप पहला सीजन भूल चुके हैं तो दोबारा देखना पड़ेगा, ठीक है? एक्सप्लेन